जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्टैटिक जीके को, और स्टैटिक जीके में आज हमारी 19वीं क्लास है। और इस 19वीं क्लास में हम आपका शुरू कर रहे हैं किसको? अवार्ड्स को, पुरस्कार को। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्त कि पुरस्कार को हम दो क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी आज की क्लास होगी, और आज की क्लास के बाद में हम आपका कल इस क्लास को कर रहे होंगे। पीडीएफ आप सब लोगों को टेलीग्राम चैनल, जो कि कमेंट सेक्शन में पिन है, यहाँ पर मिल जाती है। जिन भी साथियों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वो वहाँ पर हम आपको कोई भी मैसेज दे देंगे तो इसी टेलीग्राम चैनल पर देंगे। और बाकी सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी हमेशा, ठीक है। तो एक बार थम्स अप करिए जी, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं आज के इस टॉपिक को। और आज का जो पुरस्कार है इसमें हम आपका पढ़ेंगे, एक तो नोबेल प्राइज को पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज क्या है, किस किस को, कौन भारतीयों को मिले हैं, और भारत रत्न इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में आपका जितने भी वीरता के पुरस्कार हैं, वीरता, ठीक है, पद्म पुरस्कारों के अलावा जो हमारा गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स बोले तो आपका जो साहस के दौरान दिए जाते हैं और एट द पीस टाइम दिए जाते हैं। वॉर टाइम पे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं और पीस टाइम पे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, इनको हमको पढ़ना है आज की क्लास में। शुरू करें? शुरू करते हैं बॉस। ओके, तो आज की क्लास, सबसे पहले दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार किसको माना जाता है बताइए? तो दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका, वो आप कहेंगे भैया दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। इम्पोर्टेंट जब अवार्ड्स की बात आएगी तो सबसे पहले नाम किसका आता है? इम्पोर्टेंट अवार्ड्स में नाम आता है नोबेल पुरस्कार का। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी आसान सी और छोटी सी चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 में, यानी कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? तो 1901 में दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1901 में दिए गए थे। जिसकी घोषणा कब हुई थी? एक साल पहले, यानी कि 1900 में इसको अनाउंस कर दिया गया था, 1900 में। नोबेल फाउंडेशन कब बनी थी? जब इसको अनाउंस किया गया, यानी कि 1900 में आपका नोबेल फाउंडेशन बना। जो साथी नोट्स नहीं बनाते वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने की थी। देखिए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वह डायनामाइट के आविष्कारक हैं। डायनामाइट एक विस्फोटक होता था जिसने दुनिया में एक क्रांति की थी, एक रिवॉल्यूशन किया था। जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, कुछ चट्टानों को तोड़ने के काम में आता था, डायनामाइट लगा देते थे, और डायनामाइट लगाने के बाद में क्या होता था उसका? वो चट्टानों को तोड़ देता था। देखा है ये? यस और नो? यस और नो आप कहेंगे हाँ जी भैया, देख रखा है हमने इसको। तो वो जो आपका डायनामाइट की खोज करने के कारण ये प्रसिद्ध रहे 1867 में। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मत सोचना कि अगर नोबेल जो हैं उनको हम कह रहे हैं उनकी डेथ होगी 1896 में। कब डेथ हुई है उनकी? 1896 में डेथ हुई है। तो आप ये मत सोचना कि 1901 में फिर उन्होंने कैसे इसकी स्थापना कर दी। यानी कि इसकी स्थापना के बारे में पता चला जब उनकी वसीयत को लोगों ने पढ़ा, उनकी विल को। व्यक्ति विल लिखता है ना कि भाई मेरे बाद में मेरी संपत्ति का क्या हो, मेरी प्रॉपर्टी का क्या यूजेस होना चाहिए, इस सोसाइटी के लिए क्या होगा मेरी प्रॉपर्टी का, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए वह कैसे इस्तेमाल हो। या तो वह उसका किसी को उत्तराधिकारी बना सकता है, सक्सेसर बना सकता है, या किसी को उसे किसी आपका, किसके लिए, किसी वेलफेयर के लिए, किसी का आपका कल्याण के लिए उसको दान भी कर सकता है। यस और नो आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल कर सकता है। तो इनका जन्म 1833 में हुआ, डेथ हुआ 1896 में। इसके बाद में इनकी आपका विल पढ़ी जाती है, इनकी वसीयत को पढ़ा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि मेरा जो पैसा है, बैंक में जो जमा मेरा पैसा है, उस बैंक जो है उस जमा पैसे पर आपका एक ब्याज देता है कि नहीं देता है? बोलिए यस और नो। तो आप कहेंगे हाँ जी। ठीक है ना? तो क्या बोला हमने आपसे कि उस पर एक इंटरेस्ट मिलता है? आप कहेंगे हाँ जी बैंक देता है। तो स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से एक एनुअल इंटरेस्ट देता है बैंक, तो उस एनुअल इंटरेस्ट से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। अच्छा जी, नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। आपका मान के चलो बैंक में कोई 100 रुपए जमा है, कितना?
100 रुपए आपका जमा है, तो इस 100 रुपए पर आपका बैंक आपको कोई इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? आप कहेंगे हाँ जी भैया, इस पर वो हमको एक इंटरेस्ट देगा, एक ब्याज देगा। ठीक है, तो उनका भी ऐसे ही जमा पैसा था। तो उन्होंने कहा कि ये किन लोगों को दिया जाए? तो उन्होंने कहा 5 फील्ड्स। 5 फील्ड्स, 5 फील्ड्स मतलब 5 क्षेत्र होने चाहिए। पहला क्षेत्र होगा उसमें लिटरेचर। क्या होगा? पहला क्षेत्र होगा उसमें लिटरेचर, यानी कि आपका साहित्य होगा। दूसरा क्षेत्र उसमें होगा आपका जो पीस होगा, जो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, जो फिजिक्स में अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग मेडिसिन में अच्छा काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जो लोग केमिस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि रसायन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो कौन से कितने क्षेत्र बताए थे उन्होंने अपनी विल में? अपनी वसीयत में भैया उन्होंने 5 क्षेत्र बताए थे। क्या बताए थे? 5 क्षेत्र। आंसर करें जरा एक बार, कितना? तो एक तो हो गया फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी से याद रख लीजिए मेडिसिन, एक उन्होंने बताया आपका किसको? लिटरेचर को, जो साहित्य होता है। साहित्य क्या होता है? जैसे कोई लेखक लिख रहा है आगे आने वाली पीढ़ियों को किन्हीं चीजों के बारे में सतर्क करने के लिए, या उस ज्ञान को, प्राचीन ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए, या अपनी अभिव्यक्ति को, अपने थॉट प्रोसेस को लिख रहा है कोई लेखक, कि समाज उसको पढ़ के उससे अवेयर हो, वहां से निष्कर्ष निकाल के कुछ अच्छी चीजों को सीखे। तो ये क्या हो गया? ये लिटरेचर हो गया आपका। और साथ ही आपका एक हो गया इसमें कौन सा? पीस प्राइज, दुनिया में जो शांति स्थापना के लिए काम कर रहे हो। ओके, तो क्या बोलेंगे? अब 5 क्षेत्र, लेकिन वर्तमान में हम जानते हैं कितने फील्ड्स हैं वर्तमान में? तो आप कहेंगे वर्तमान में भैया 6 क्षेत्र हैं, यानी कि 6 फील्ड्स में दिया जाता है। तो 1967 में अनाउंस हुआ कि नोबेल पुरस्कार अब छठा क्षेत्र, यानी कि आपका अर्थशास्त्र के लिए भी प्रदान किए जाएंगे। और 1967 में तो अनाउंस हुआ, लेकिन इसको स्टैब्लिश कब किया गया? इसको स्थापित कब किया गया था? तो स्थापित किया गया था इसको आपका, स्थापित कब किया गया? इसको स्टैब्लिश जो किया गया, वो स्टैब्लिश किया गया इसको 1968 में, 1968 में। ओके, और सबसे पहले इसको दिया कब गया? आपको ये ईयर याद रखना है दोस्त। अगर हम आपसे पूछेंगे इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज पहली बार कब दिए गए थे, तो क्या आंसर होगा सबका? 1969। यानी इससे एक बार तो 1967 में उसको स्टैब्लिश किया, यानी घोषणा कर दी, सॉरी 1967 में उसके लिए अनाउंस कर दिया, 1968 में उसको स्टैब्लिश कर दिया, और 1969 में पहली बार दिए गए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो प्रत्येक वर्ष आपका बदलती रहती है। जैसे कि ये क्यों बदलती है जी? फिक्स नहीं है, क्योंकि किस चीज पे पैसा मिल रहा है? वार्षिक ब्याज से। तो क्या हमारे देश में भी ब्याज दर बैंकों की घटती बढ़ती रहती हैं, हाँ या ना? जैसे कि आप देखोगे हमारे यहाँ पर भी, आप देख रेपो रेट आप जानते होगे, रिवर्स रेपो रेट आप जानते होगे, तो ये सब प्रभावित करते हैं बैंक दरों को, बैंक रेट को भी। तो ये बदलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर तो आप जानते हैं कि अगर ब्याज दरें परिवर्तित हो रही हैं तो जो पैसा मिलेगा वो ब्याज पर आधारित है, इसीलिए उस पैसे की धनराशि में भी तब्दीली होती रहती है। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती है, लेकिन यहां पर हमको एक चीज याद रख लेनी है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार यहां पर देखना, पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है। कौन देगा पैसा इसके लिए? तो पैसा देता है नोबेल फाउंडेशन। क्या बोलोगे? नोबेल फाउंडेशन पैसा देता है। और अर्थशास्त्र की जो पुरस्कार राशि है वो 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर है, यानी कि स्वीडिश में जो आपका क्रोनर चलता है उसको आप चेंज करोगे तो ये बनेगा आपका 8.9 करोड़। ठीक है, 8.9 करोड़ बन जाएगा। कितना बनेगा? ये आपका 8.9 करोड़, 9 करोड़ बन जाएगा। CR 8.9 CR, 11 मिलियन इतना पैसा होता है, तो लगभग 9 करोड़ आप मान लीजिए। आपको प्राइज कभी नहीं पूछा जाएगा। आप एक बात याद रख लीजिए कि लगभग कितना पैसा मिलता है? लगभग 9 करोड़, 9 करोड़। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। कब नोबेल पुरस्कार को अनाउंस किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रख लेना। इस मंथ में इसको आपका अनाउंस किया जाता है, तो वो मंथ है आपका अक्टूबर मंथ में इसको अनाउंस किया जाता है। ओके, और ये घोषणा कहाँ होगी? ओस्लो में होती है। ओस्लो किस देश की राजधानी है? मुझे बताइए जरा, ओस्लो किस देश की राजधानी है? तो आप कहेंगे ओस्लो भैया नॉर्वे की कैपिटल है, वहां पर इसको अनाउंस किया जाता है। क्या किया जाता है? अनाउंस किया जाता है। लेकिन अक्टूबर में अनाउंस होने के बाद में ये कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की कैपिटल है, स्वीडन में दिए जाते हैं। और 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की डेथ हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे। शांति का साथी क्योंकि बहुत विवादित रहा है, इस पर बहुत विवाद रहे हैं, तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसको बिना घोषणा के दिया जाता है। कैसे दिया जाता है?
बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अब देखिए क्या अंतर हो गया, बाकी सब ओस्लो में अनाउंस होते हैं, दिए कहाँ जाते हैं, स्टॉकहोम में स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का पुरस्कार जहां बाकी सब अनाउंस किए जाते हैं वहां पर दिया जाता है। क्या बोलेंगे, दिया जाता है। तो क्या बोलेंगे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, यानी कि नॉर्वे की जो संसद है, हर देश की संसद होती है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या बोल देते, उसको संसद बोलते, पार्लियामेंट बोलते, जापान में क्या बोल देते, डाइट बोल देते, ठीक है, अफगानिस्तान में उसको सोरा बोल देते हैं। तो हर जगह की पार्लियामेंट का एक नाम है, ऐसे ही नॉर्वे की पार्लियामेंट का क्या नाम है, स्टोर्टिंग। क्या नाम है, स्टोर्टिंग उसका नाम है, और स्टोर्टिंग द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटी सी चीज नोट कर लेना, यहां पर कई बार हमको कंफ्यूजन ये होता है कि देने वाला, तो पैसा जो देगा वो कौन देगा, नोबेल फाउंडेशन देगा 5 का, छठे का कौन देगा, नोबेल वाले का, तो उसके लिए देगा आपका रिक्स, आपका क्या बोलते हैं उसको, रिक्सबेक बैंक है वो देगा इसको। तो ये चीजें नोट कर लेना, इसको एक बार लिख लेना। क्या बोलेंगे, यहां पर ये लिखिए आप, नोबेल शांति पुरस्कार, पहली चीज तो यही लिखिए, नोबेल शांति पुरस्कार अपने नोट्स में लिखना भैया। नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये देती है आपका नॉर्वेजियन नोबेल समिति। कौन देती है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नॉर्वेजियन नोबेल समिति इसको प्रदान करती है। एक आपसे पूछ ले, साहित्य का जो आपका पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, हाँ जी। तो साहित्य का जो पुरस्कार देती है वो स्वीडिश अकेडमी ऑफ स्टॉकहोम है। स्वीडिश अकादमी, स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में एक अकेडमी है, ठीक है, उसको इसका काम सौंपा गया है। जैसे फिजिक्स और रसायन, डीएसएसबी में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, भौतिकी और रसायन जो विज्ञान है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के फील्ड में जिस किसी को भी नोबेल प्राइज दिया जाएगा वो काम करेगी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, रॉयल स्वीडिश अकेडमी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। थम्स अप करें, बात क्लियर है। ये कहाँ पर है अकेडमी, तो ये भी आपका स्टॉकहोम में है। कहाँ पर है, स्टॉकहोम में। तो ये जिम्मेदारी इनको दी हुई है कुछ अंगों को कि भाई तुम रिसर्च करो, कौन फिजिक्स में किसको जाना चाहिए, केमिस्ट्री में कौन डिजर्व करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इसमें गड़बड़ हो जाएंगी। बाकी सब नोबेल फाउंडेशन देखता है, जो यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, जैसे मान के चलो चिकित्सा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और आपका यहाँ पर अभी हम उसको बताएंगे आपका, जैसे कि जो पैसा है ये भी लिख लीजिए। अगर हम बात करें आपसे, अर्थशास्त्र के लिए पैसा जो देगा, इकोनॉमिक्स के लिए जो पैसा देता है, अर्थशास्त्र के लिए जो धन आएगा वो धन आता है आपका रिक्सबेक बैंक। कहाँ से आता है, रिक्स बैंक, रिक्स बैंक, रिक्सबेक, सॉरी बैंक नहीं बोलेंगे, रिक्सबेक, सॉरी, रिक्सबेक, रिक्सबेक बैंक से आता है। कहाँ से आता है, रिक्सबेक बैंक से जो पैसा आएगा, ठीक है, ये धन की बात है, ये अलग बात है एकदम से। ये किसकी बात है, ये धन की बात है। बाकी ये चयन की बात है कि किसको शांति के लिए चुना जाए, किसको साहित्य के लिए, किसको भौतिकी के लिए, किसको रसायन के लिए। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बताएं एक बार फटाफट से सारे लोग। तो आप कहेंगे हाँ जी। तो शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के, और जहां पर बाकी सबकी घोषणा होती है वहां पर ये दिया जाता है, वहां पर इसको दिया जाता है, यानी कि ओस्लो में। बाकी अन्य सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉक में होम में दिए जाते हैं। हाँ जी भैया क्लियर है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने लोगों को, 3 लोगों को। मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाएगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपसे कि भैया ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है, किसके क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है, और फिजिक्स के क्षेत्र में चाहे तो किसको दे सकते हैं, किसी एक पर्सन को दे दें, और यदि एक पर्सन को जाएगा तो पूरा पैसा किसको जाएगा, एक ही पर्सन को जाएगा। एक संभावना यह है कि फिजिक्स के लिए 2 लोगों को दे दिया जाए, ठीक है, 2 लोगों को। तो 2 लोगों में पैसा बांटना बहुत आसान है, कितना कितना चला जाएगा पैसा, यानी 9 करोड़ रुपए। यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है 9 करोड़ की, यहां पर क्या होगा, 4.5 करोड़ बांट देंगे लगभग में हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर ये 3 लोग हो जाए, ठीक है, 3 लोग, कितने पर्सन, मैक्सिमम 3 लोग हैं, तो 3 लोग हो सकते हैं, हाँ जी भैया 3 लोग हो सकते हैं। तो 3 लोगों में पैसा कैसे बटेगा,
सर इस बार 5 को मिला है। नहीं दोस्त, वो भारत रत्न है बच्चू मेरे, मेरे प्यारे लाल, वो भारत रत्न है, भारत रत्न है जो 5 को मिला है। हम नोबेल पढ़ रहे हैं अभी, नोबेल। अब मुझे एक बात बताओ आप सारे लोग, कि यहां पर इनको वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड दिया जा सकता है या नहीं? जैसे 100 रुपए बांटने हैं तो 33-33 रुपए दिए जा सकते हैं। अब ये मत सोचना कि 1 रुपया किसको जाएगा, वो लास्ट वाला। तो इतनी बड़ी राशि होती है, बाद के 1 रुपए को दे दिया जाता है किसी को, झगड़ा नहीं करेंगे उस बात पर। इसके लिए भी समिति को अधिकार दिए हुए हैं कि वो किसके फेवर में देगा उस अंतिम को। ओके। या एक तरीका और भी होता है कि फाउंडेशन तय करे कि भाई ये फिजिक्स के लिए 3 लोगों में इस बार जो रिसर्च इन्होंने की है वो स्पेशल है, तो इस रिसर्च में इनका योगदान ज्यादा है, तो इनको 50% दे देगा, और इन दोनों को 25-25% दे देगा। बात क्लियर है? थम्स अप करिए जी भैया, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है आसान सी बात या नहीं? 50% और 25-25% ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसको चाहे तो वो आपका वन थर्ड भी बांट सकता है, वन थर्ड भी इसको बांट सकता है। तो यानी कि इसका चयन चयन कौन करेगा? इसका चयन करेगा नोबेल फाउंडेशन। ओके, नोबेल फाउंडेशन। तो एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। पैसा किस तरह बटेगा वो मैंने आपको बता दिया। 1974 में एक लॉ आया था कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे, यानी मरने के बाद में कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, बाद में पता चले, जैसे मान के चलो कि भाई इन्होंने ये खोज की थी, ठीक है, इस खोज के लिए जैसे कि मैंने बताया अभी दुनिया में सबसे बड़ा प्रयोग क्या चल रहा है, वैज्ञानिक प्रयोग 2012 में जो हुआ था, LHC, लार्ज हैडरन कोलाइडर। तो वो विज्ञान का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। तो कोई व्यक्ति उसके बारे में अनाउंस करते हैं और कभी नोबेल प्राइज दिया जाएगा तो अगर वो जीवित हैं तो ही दिया जा सकता है, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1974 में लॉ आ गया, लेकिन कितने लोगों को? 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक तो एरी एक्सल को, किसको? एरी एक्सल को 1931 में, और डैग हैमरशोल्ड। क्या हमने डैग हैमरशोल्ड का नाम कहीं पर पढ़ा है साथी? यस और नो? डैग हैमरशोल्ड बताइए कौन थे? तो आप कहेंगे भैया ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, जिनकी एक प्लान क्रेस में जब एक शांति समझौते के लिए जा रहे थे तो डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रेड क्रॉस को। कितनी बार मिला है? 3 बार। एक बार मिला है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी सर्विंग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको याद होगा 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, वहां पर इन्होंने घायल सैनिकों की बहुत मदद की। सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया आपका 1939 से 1944 तक, ठीक है, यानी कि सॉरी 1945 तक लड़ा गया था। तो 1944 में उनको सर्विंग के लिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब 5 करोड़ लोग मरे तो घायल लोग थे 10 करोड़, तो उन सब की जो सेवा की रेड क्रॉस ने की थी। 1963 में क्यों? क्योंकि इसके स्थापना को कितने वर्ष हो गए थे यहाँ? इसकी स्थापना को कितने वर्ष हो चुके थे? तो आप कहेंगे भैया 1863 में स्थापना हुई थी रेड क्रॉस की, और उसकी स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, इस उपलक्ष्य में दिया गया। ओके, रेड क्रॉस के फाउंडर हैं आपका हेनरी ड्यूनेंट, इन्होंने इसको स्थापित किया था, और इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। यानी कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? फटाफट से आंसर करें। तो सबसे पहले आप जानते हैं नोबेल फाउंडेशन बना सन 1900 में, और नोबेल पुरस्कार दिए गए पहली बार कब? 1901 में। तो कौन व्यक्ति हैं पहले? हेनरी ड्यूनेंट है। इसी समय पर आपका फ्रेडरिक पेसी को भी दिया गया था, जिन्होंने फ्रेंच पीस सोसाइटी, दुनिया में आपका शांति स्थापना के लिए एक संगठन बनाया था। बात क्लियर है? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है, पुरुष, ध्यान से देखना, पुरुष 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 कौन है? वो है आपका लॉरेंस ब्रैग। जो साथी आपका फिजिक्स पढ़ते होंगे तो वो जानते होंगे, फिजिक्स में एक ब्रैग इक्वेशन होती है, तो ब्रैग इक्वेशन जो दी थी वो किसने दी है? लॉरेंस ब्रैग ने। और 25 वर्ष की उम्र में सबसे कम अवस्था, यानी कि सबसे कम उम्र में इनको मिला है, तो क्योंकि वहां पुरुष लिख दिया। लेकिन सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला, तो महिला कौन लिखोगे? मलाला यूसुफजई। कुल 17 साल की थी, 2014 में, भारत के थे आपका कैलाश सत्यार्थी, उनके साथ में इनको दिया गया था आपका। ठीक है, इन्हीं को, जो आपका मलाला यूसुफजई की बुक तो हम आपको बुक्स में बता चुके, वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला, इनकी किताबें हैं। गुल मकई इनका निकनेम है, गुल मकई के नाम से इनको जाना जाता है, गुल मकई के नाम से। ओके, किसको जाना जाता है? आपका मलाला यूसुफजई को। अब लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका कि सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है? नोबेल पाने वाले व्यक्ति, आंसर करना जरा।
सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है? आंसर करें, किसका नाम लिखोगे, लॉरेंस ब्रैग का या फिर आपका मलाला यूसुफजई का? फटाफट से लिखें। बहुत सारे साथियों ने कहा मलाला, बहुत सारे साथियों ने कहा लॉरेंस। यही तो हमको पता था तुम गड़बड़ करोगे। देखो, व्यक्ति का मतलब क्या होता है, उसमें पुरुष और महिला दोनों, ये व्यक्ति का मतलब है पर्सन पूछ रहा है ना, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन है, आपका ना तो वो मेल को पूछ रहे हैं, मैन पूछ रहे हैं, ना वो आपसे वुमैन पूछ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा पर्सन, तो पर्सन में मैन वुमैन दोनों शामिल होते हैं, तो मैन वुमैन में किसको मिलेगा, तो आप कहेंगे मलाला यूसुफजई को मिलेगा। आसान सी बात है। हाँ जी। सबसे अधिक उम्र में नोबेल मिला है गुडेनफ को 97 की एज में। दो बार नोबेल पाने वाले चार ही लोग हैं। कितने लोग हैं? चार लोग ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ में दो बार नोबेल मिला हुआ है। ठीक है, तो मैडम क्यूरी हैं आपका, और ये पहली महिला बनी थी। मैडम क्यूरी कौन थी? ये पहली महिला बनी थी। 1903 में इनको मिला रेडियो एक्टिविटी के लिए, और आपका 1911 में आपका रेडियम एक्सट्रेंशन के लिए, यम एक्सट्रेंशन लिखा हुआ, रेडियम एक्सट्रेंशन। तो यहां पर एक बात बताओ मुझे, रेडियम एक्सट्रैक्शन की बात तो छोड़िए ध्यान से, उतना ध्यान से इस मुद्दे को नहीं पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है कि जो मैडम क्यूरी हैं उनको सेम फील्ड के लिए मिला है या अलग फील्ड के लिए मिला है। तो कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्त, वो लिख देता है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसको दो बार नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों के लिए मिला है। ये पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जिसको नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज दोनों बार एक ही क्षेत्र के लिए मिला है, एक ही से। तो इनका फील्ड क्या है, ध्यान से देखिए, डिफरेंट है कि सेम है, तो आप कहेंगे भैया डिफरेंट फील्ड है। जॉन बार्डीन को दोनों बार फील्ड देखिए, जॉन बार्डीन, ईयर नहीं याद रखने, ठीक है ना, ईयर पे बहुत जोर नहीं देना, ना सब्जेक्ट पे जोर देना, बस ये देखिए फील्ड क्या सेम है। जॉन बार्डीन को सेम फील्ड के लिए। लिनस पॉलिंग का फील्ड सेम है क्या? नहीं जी भैया, एक बार पीस के लिए और एक बार केमिस्ट्री के लिए, अलग अलग फील्ड है। अगर फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो दोनों बार रसायन के लिए। किसके लिए? दोनों बार रसायन के लिए। कोई दिक्कत? तो मैडम क्यूरी को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसके लिए मिला है? आप सबका आंसर होगा कि भैया आपका डिफरेंट फील्ड के लिए मिला है। जो आपका फ्रेडरिक सेंगर है उनको सेम फील्ड के लिए मिला है। जॉन बार्डीन को सेम फील्ड के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? सेम फील्ड के लिए मिला है। और यहां पर हमने बताया पीस एंड केमिस्ट्री, पॉलिंग को क्या है, डिफरेंट फील्ड के लिए मिला है। ओके बॉस। अभी हमने आपको बताया था कि, हमने आपको ये बताया था कि नोबेल पुरस्कार जब उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने, तो कितने क्षेत्र बताए थे उन्होंने? कितने क्षेत्र बताए थे? जरा आंसर करें फटाफट से। तो आप कहेंगे उन्होंने बताए थे भैया 5 क्षेत्र। कितने क्षेत्र बताए थे? 5 क्षेत्र उन्होंने बताए थे, आपका 5 फील्ड्स। लेकिन बाद में 1967 में अनाउंस करके 1968 में स्टैब्लिश किया गया और 1969 में पहली बार दिया गया। तो पहली बार दिए गए इकोनॉमिक्स के लिए। तो कौन थे व्यक्ति? आपका रेगनर फ्रिस्क पहले व्यक्ति हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना है इसको, बहुत पूछा जाता है। रेगनर फ्रिस्क पहले व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ में थे जॉन टिरबर्गेन, नीदरलैंड के। नोबेल पाने वाले भारतीय, आप जानते हैं बहुत गिने चुने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये भारत के सौभाग्य में आया था। नोबेल पुरस्कार शुरू हो गए उसके 13वें वर्ष, और पूरी एशिया के लिए ये सौभाग्य बना था कि पहले एशियन पर्सन भी वही हैं, पहले एशियाई व्यक्ति भी वही हैं। तो नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अभी इनका क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? ईयर पूछता है इनका। क्या पूछता है इनका? इनका ईयर पूछेगा, और ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, गीतांजलि इन्होंने एक बुक लिखी थी 1913 में। कब? 1913 में। क्षेत्र कौन सा है? साहित्य, क्योंकि ये लेखक थे, साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। तो ये बने पहले एशियाई, और एशिया का मतलब ये यूरोप से नहीं थे, तो यूरोप से नहीं थे, गैर यूरोपियन थे। आपसे पूछेगा नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन है, तो कौन है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा दोस्त कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो अब रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। लेकिन पूछ रहे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर मत लिख देना। इतना तो कॉमन सेंस आप भी रखते होंगे, है ना, कि भैया पहले वैज्ञानिक पूछ रहा है। लेकिन हम एग्जाम में क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, कि हम देखते हैं कि पहले पूछ रहा है सिर्फ, तो पहले हम मार्क कर देते हैं। लेकिन पहले से मतलब नहीं है, पहले वैज्ञानिक हैं तो कौन होंगे? सीवी रमन होंगे। इन्होंने 1930 में रमन इफेक्ट दिया, और इन्हीं की याद में 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो पहला 1913, दूसरा 1930। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था? आपका जो आर्टिफिशियल जीन होता है उसको सिंथेसाइज किया था। तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इनको मिला। जीव नहीं, जीन। क्या बोलोगे?
कृत्रिम जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म, नहीं आपका, हाँ, आर्टिफिशियल जीन। तो कब मिला उनको, यानी कि ये फील्ड कैसा फील्ड हो गया, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया 1968 में। अब हम बात करेंगे आपका मदर टेरेसा को कब मिला, 1979 में। जैसे ही ये वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुई थी, मदर टेरेसा इंडिया में रहती थी, तो भारत ने भी इनको दे दिया 1980 में भारत रत्न दे दिया। तो 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अल्बानिया की निवासी थी, लेकिन 1948 में इन्होंने भारत की सिटीजनशिप ले ली थी। एस चंद्रशेखर, ये भौतिकी में पाने वाले कौन से नंबर के हो गए, तो ऐसा भी अगर बहुत जटिल क्वेश्चन बनाएगा तो लिख देगा कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है। तो कौन बोलोगे, आपका एस चंद्रशेखर। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा दी थी। आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, तारों का निर्माण कैसे होता है, तो क्या कहा गया कि वे तारे जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना होते हैं, वे सब श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाते हैं। कि जब आप उसको पढ़ते होंगे यूनिवर्स के निर्माण को, तब आप पढ़ते होंगे। इन्हें 1983 में क्या मिला, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में कौन से हो गए ये, फिजिक्स में कौन से हो गए, भौतिकी के क्षेत्र में ये दूसरे हो गए। अमर्त्य सेन मोस्ट टाइम रिपीट होते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद में अमर्त्य सेन। तो ये इकोनॉमिक्स में भारत का पहला था, और किस बात के लिए, इनकी कैटेगरी भी बहुत पूछी जाती है, ध्यान से देखिए। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, किसके लिए, इनको मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी, ठीक है। वीएस नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला, यानी ये साहित्य में इनको कौन सा मिल रहा है, तो ये साहित्य में दूसरे हैं, साहित्य में सेकंड है। वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको 2009 में रसायन का मिला। कैलाश सत्यार्थी, जब आपका किसको मिला था 2014 में, अभी बताएं, मलाला को मिला था। तो इनको 2014 में शांति का पुरस्कार दिया गया, क्योंकि ये भारत में क्या चलाते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, यानी कि बच्चों की शिक्षा कैसे हो, उनका रख रखाव, उनके लिए आपका शेल्टर की व्यवस्थाएं, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस सब में उन्होंने अपना जीवन खर्च किया है। अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला, ये भी भारतीय मूल के थे, भारतीय मूल के। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, एक बार ईयर लिखिए इंडिया का, जरा सोचिए किस किस ईयर में मिला। तो पहली शुरुआत होती है 1900, आप नाम बोलना, मैं ईयर बोलता हूँ। पहली शुरुआत होती है 1913, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1930 सीवी रमन। 1968 गोविंद गुराना। 1968, 1983 एस चंद्रशेखर। 1998 अमर्त्य सेन, कौन है जी, अमर्त्य सेन आपका। और 2001 वीएस नायपाल रहे, वीएस नायपाल। 2009, 2009 बताइए फटाफट से कौन थे, 2009 में आप लोगों को आंसर करना है। 2009 में, 2009, 2009। इसके बाद हम आपसे पूछेंगे 2014 एंड 2019। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिखा देते हैं हम आपको एक बार, यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। अच्छा, मदर टेरेसा वाली जो हमने ईयर याद नहीं बोला, वीएस नायपाल हो गए, रामकृष्णन हो गए, कैलाश सत्यार्थी हो गया, अभिजीत बनर्जी। आप याद रखेंगे मदर टेरेसा कब है, 1980, 1979 में, सॉरी 1979 में उनको नोबेल मिला, और 1980 में उनको भारत रत्न मिला। ये 2024 वाले याद है क्या, इस ईयर वाले दे दिए गए हैं। अभी कौन सा मंथ चल रहा है हमारा, जुलाई चल रहा है, जुलाई। आपका घोषणा कब होगी, अक्टूबर में होगी, यानी 2025 के अक्टूबर में मिलेंगे, और 10 दिसंबर को दे दिए जाएंगे। तो अक्टूबर के बाद में 2025 वाला क्वेश्चन बनेगा, उससे पहले यही रहेगा। ये तुमको याद है सबको, थम्स अप करके बताइए, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 चिकित्सा। देखिए, चिकित्सा से हमको ध्यान आता है डॉक्टर, चिकित्सा से क्या ध्यान आता है, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर। तो डॉक्टर के जैसा ही वर्ड है विक्टर, तो डॉक्टर को याद रखो, विक्टर। और डॉक्टर क्या करता है आपका, गोरी रूकन, गोरी को अगर डॉक्टर सुई लगा देगा तो वो रोने लग जाएगी, ठीक है, रुकेगी नहीं वो, गोरी रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, डॉक्टर ने अगर सुई लगा दी तो, ठीक है। भौतिक विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान को याद रखो, भूत, भौतिक विज्ञान को, भाई आपको भूत मिल जाए कहीं पे, तो आपकी जान जो है वो आधी रह जाएगी, एकदम से जान क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। या सोच लो तुम्हें भूत दिख जाए, तुम्हारे साथ जान टहल रही है, तो जान एकदम से आधी ही रह जाएगी। लेकिन तुम बोल दोगे जे जा, तू फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, जा फ्री, भूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रसायन विज्ञान, इसको रस से याद रख लेना, रस बेक कर वो बहुत हंसा जंप कर करके, रस बेक कर, बेकर से याद रख लेना, रस उसका अच्छा बिक गया तो वो खूब हंसा, और जंप करके हंसा, जंपर, जंप करके याद रख लेना, ठीक है। साहित्य, साहित्य इतना लिखा गया है तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया है कौन, है कौन, है कौन, साहित्य को याद रखो, है कौन।
तुमने देखा ना, बहुत सारे विद्वान लोग आपस में भिड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं ये तो आपका आम जनता को पता ही नहीं होता। कोई स्टेटमेंट दे दिया किसी ने, तो लोगों को बाद में पता चला नहीं ये तो गलत बात उन्होंने बोल दी थी, ये तो गलत स्टेटमेंट था जी। फिर उसकी वो व्याख्या करते हैं। तो साहित्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कोई बोलेगा कि भाई वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है, कोई बोलेगा नहीं रामचरितमानस में तो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। शांति के लिए भाई दुनिया में लोग क्या है, शांति नहीं होने दे रहे हैं, शांति नहीं होने दे रहे हैं, शांति नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, नहीं होने देंगे, शांति नहीं होने दोगे। आर्थिक विज्ञान, व्यक्ति अपने जीवन भर अर्थ के लिए क्यों काम करता है? अर्थ का मतलब होता है पैसा, क्योंकि भाई उसको पैसा अपने सन को देना है। किसको? सन। सन डैश डैश याद रख लेना, सन याद रखो, सन डैश सन, यानी कि सन आ गया, डैश और फिर आपका रॉबिन्सन, सन आ गया, ताकि भाई अपने सन को दे सके और वो अपने सन को दे सके। इसलिए तो लोग पैसा कमा रहे हैं, अगली पीढ़ी को देंगे। खुद खुद के लिए कमाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फिर तो मजे मजे में रहेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, सन दे सके, लोग अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, पैसा बढ़ाते हैं, किसको दे सके? सन को दे सके। देश देश से याद रख लेना, और जितने भी सन है। लेकिन वहां पर एक सन और ऊपर थे, वो कौन थे आपका? एक सन यहाँ पे याद रखोगे, एक थे ना, और कहीं पे नहीं, वो जान थे, जान है दो जगह पर, जान हाफ फील्ड, जान हाफ याद रखोगे, भूत दिख गया तो इसलिए हाफ रह गई। ठीक है। और यहाँ पर आपका एक जगह और होगा जान, ये जान, इसको सन से याद रखोगे। ठीक है, जान जान। याद हुए? थम्स अप करिए एक बार, बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक साथी ने हमारे ने लिखा है। नहीं कुछ मतलब, पर आपको मत भटकाओ प्लीज, इधर उधर की बातें मत करो, कक्षा पे फोकस करिए प्लीज। सर हाथ में क्या हो गया? हाथ में खिंचाव है दोस्त, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट माइनर थिंग। यहाँ पर आएंगे, कक्षा फोकस करेंगे। बात क्लियर है? थम्स अप, आगे बढ़े। हाँ जी भैया। अब आते हैं हम भारत रत्न पर। किस पर आएंगे? भारत रत्न। जैसे हमने आपको बताया नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसी तरह भारत रत्न किसका सबसे बड़ा पुरस्कार है? वो भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड उसको कहा जाता है। अगर किसी को भारत रत्न मिल गया है तो इसका मतलब क्या है? कि वो भारत का सर्वोच्च नागरिक हो चुका है। वो हर जगह एक चीफ गेस्ट की तरह होगा। किसी स्टेट में जा रहे हैं तो उस स्टेट का उत्तरदायित्व होगा उस व्यक्ति को सुरक्षा वगैरह देने का, ठहरने वगैरह की, अगर वो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना हुई 1954 में, और भारत रत्न देने की शुरुआत हुई 1954 में। कब हुई? 1954 में हुई। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। जैसे पिछले ही वर्ष एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत रत्न है वह किस डेट को दिया जाता है। डेट में उन्होंने क्या दे रखे थे? उत्सव दे रखे थे, उत्सव। गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, तो क्या कहेंगे भैया? ये दिया जाता है आपका, कब दिया जाएगा आपका? ये रिपब्लिक डे पर, अर्थात आपका गणतंत्र दिवस पर इसको दिया जाएगा। ओके, 1954। बताइए 1954 में कितने लोगों को दिया गया था? 1954 में 3 लोगों को। और ये भारत रत्न है। भारत रत्न किस धातु का बना होता है बताओ फटाफट से? ये इसका फ्रंट फेस है, किसके जैसा है? पीपल के पत्ते के जैसा होता है। कैसा होता है? पीपल के पत्ते के जैसा इसका आकार होता है, पीपल के पत्ते के जैसा। ठीक है। और इसका रंग जो होता है, वो रंग इसका होता है गहरा भूरा। रंग कैसा होता है? गहरा भूरा इसका रंग होता है। धातु किस धातु का बना होता है? टाइटेनियम का बना होता है। बहुत महंगी धातु नहीं है, 1000 से 5000 रुपए किलो के बीच में आ जाती है, ग्रेड ग्रेड पे डिपेंड करता है। कौन सी धातु है? टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम धातु होती है इसकी। और अगर हम बात करें इसका फ्रंट है तो उस पर क्या लिखा होता है? देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। और ये इसकी बैक साइड है, तो ये आपका अशोक स्तंभ के साथ में आपका सत्यमेव जयते इस पर लिखा होता है, सत्यमेव जयते। इसकी जो लंबाई होती है, यानी ऊपर से नीचे तक की अगर हम बात करें लंबाई, लंबाई जो होती है इसकी 5.8 सेंटीमीटर होती है। ब्रेथ की बात करें, अर्थात इसकी चौड़ाई की बात करें, तो ब्रेथ इसकी होती है 4.7 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो थिकनेस होती है, टी टी फोर थिकनेस, यानी कि जो इसकी मोटाई होती है वो 3.2 mm होती है। कितनी होती है? 3.2 mm होती है। आप हमें एक बात बताइए कि ये जो भारत रत्न है, ये आपका एक वर्ष में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? अभी प्रावधान हुआ। पहले क्या होता था? एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता था। जो 98-99 वाला मिसकंसेप्शन है वो गूगल के पेजेस की वजह से, नहीं तो एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जाता था अधिकतम। अभी क्या हो गया है? अब 5 लोगों को। तो एक वर्ष में मैक्सिमम 5 लोगों को। एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक वर्ष में
ये दिया जाएगा मैक्सिमम 5 लोगों को। इसको दिया जाएगा 5 लोगों को, ये दिया जा सकता है मैक्सिमम। ये बात याद रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कब दिया जाएगा? गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार, अब कांग्रेस थी, आप जानती हैं कांग्रेस हमारे देश में आज़ादी से लेकर के चुनाव नहीं हारी, लेकिन इमरजेंसी आपने सुनी होगी। विपक्ष इंदिरा गांधी जी पर इतना हावी हो गया था कि विपक्ष ने बहुत शोर करना शुरू किया, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, देश में इमरजेंसी लगा दी थी। उस समय पर चुनाव भी वो हार गई थी। तो वो लगी थी आपका, कब लगी थी इमरजेंसी? 25 जून 1975, और इमरजेंसी हमारे देश में रही थी 21 महीने। यानी 1977 में वो आपातकाल देश से हटा। 1977 में जब आपातकाल देश से हटा तो चुनाव हुए, और उन चुनावों में क्या हुआ, जो विपक्ष था वो लामबंद हो गया, इकट्ठा हो गया, और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी की सरकार आई आपका, तो उसने क्या किया, कांग्रेस की बहुत सारी योजनाओं पर ताला लगाया। तो ये भारत रत्न, उन्होंने बोला कोई भी इस देश में स्पेशल पर्सन नहीं है, इस देश में गरीबों का हक मारा जा रहा है। बहुत लोग बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन ये सरकारें क्या करती हैं, जब इनको इनके पक्ष का कोई व्यक्ति दिखता है उसको भारत रत्न दे देती हैं। अपनी पार्टी में कोई व्यक्ति या नेता है उसको भारत रत्न दे देंगे, उसको बोलेंगे कि इस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, इसने इस देश के लिए काम किया है। तो इस तरह से काउंटर लगाकर उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन 1980 में फिर चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी की सरकार फिर से आई, यानी कि कांग्रेस सरकार आई आपका, और 1980 में इनको फिर से क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। तो ये कितनी बार बंद किए गए? सिर्फ एक बार बंद किए गए। कितनी बार बंद हुए? आंसर लिखिए सब लोग, एक बार, 1980 में। और जिसको भारत रत्न मिल जाएगा उसको बोलेंगे कि उसको वरीयता क्रम में 7वां स्थान दिया जाता है। ये क्या मतलब है भैया? देखिए, वरीयता क्रम में 7वां स्थान देने का मतलब है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। दूसरा क्या है आपका, उपराष्ट्रपति हैं। तीसरा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चौथा राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं। पांचवे फॉर्मर आपका क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। छठवें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा में जो स्पीकर होंगे या राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे। और ये वीपीएम मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर, अगर देश में आपका उप प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि कई बार बनाए जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस में और लोअर हाउस में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं। स्टेट के जो सीएम हैं, और साथ में जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिला हुआ है। यानी कि वरीयता क्रम में एक स्टेट के सीएम के बराबर सम्मान है। किसके? जितना एक स्टेट के सीएम को हमारा संविधान सम्मान देता है वरीयता क्रम में, उतना ही सम्मान मिलेगा आपका भारत रत्न प्राप्तकर्ता को। बात क्लियर है भैया? भारत रत्न में पैसे नहीं मिलते हैं क्या? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया जाता, कोई पैसा नहीं दिया। भारत रत्न अपने आप में इतना बड़ा है यार, किसी को तुम सम्मान दे रहे हो तो उसमें फिर पैसे की भी आवश्यकता है क्या? ये तो कुछ फाउंडेशन तय करेगा ना कि भाई उसको पैसा देना। कुछ आपका अवार्ड्स हैं जो पैसे दिए जाते हैं, कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जिनमें पैसे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें नहीं दिए जाते हैं। बात क्लियर है? कुल 19 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, यानी कि पोस्ट्ह्यूमसली। पोस्ट्ह्यूमसली कितने लोगों को मिला है? 19 पर्सन को, 19 लोगों को। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, भैया कोई व्यक्ति अगर मरणोपरांत है यानी कि एक्सपायर हो गया है, तो फिर किसको देते होंगे? किसको देंगे फिर? उसकी फैमिली को। किसको देंगे? उसकी फैमिली को। जैसे आपका एक बार बात हुई थी कि सुभाष चंद्र बोस जी को दिया जाए भारत रत्न, तो सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? तो इसमें एक काउंटर ये बना कि भाई या तो आप दो कैटेगरीज में भारत रत्न दे सकते हैं, या तो जीवित व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर आपका पोस्ट्ह्यूमसली, मरणोपरांत। अब सुभाष चंद्र बोस जी को यदि आप कहेंगे कि हम इनको जीवित को दे रहे हैं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा, बताओ कहाँ पर है वो जीवित है? तो यदि आप ये बोल देते सुभाष चंद्र बोस जी को कि भाई नहीं, हम तो उनको मरणोपरांत कैटेगरी में दे रहे हैं, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा आपके पास क्या साक्ष्य हैं उनकी मृत्यु के। बताइए क्या साक्ष्य हैं आपके पास में? तो इसीलिए क्या है, वो बहुत विवादों में घिरा रहा, तो किस कैटेगरी में दे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो मरणोपरांत दिए गए। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इस देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। तो उनको क्या हुआ था आपका बताइए, 1992 में, जब बाद में दिया गया, जब पहले उनको देने की पेशकश की गई थी तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मैं भारत रत्न को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं उस कमेटी में वो थे आपका, उस कमेटी में वो सदस्य थे। तो वो कहेंगे नहीं, लोग ये कहेंगे कि मैंने अपने नाम की सिफारिश खुद कर दी। आप समझ रहे हैं? ऐसे भी लोग थे इस देश में जो इस देश के सर्वोच्च सम्मान के लिए कह रहे हैं कि नहीं, देश ये कहेगा कि कहीं मैंने इसको गड़बड़ी से, किसी आपका सिफारिश से तो नहीं प्राप्त कर लिया, और जीते जी नहीं लिया। तो उनको बाद में फिर 1992 में आपका मरणोपरांत यानी उनके परिवार को दिया गया। इसको दिया गया परिवार को। बात क्लियर है? तो ये कुछ लोगों के नाम है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक नाम याद रख लेना है, सबसे पहले और सबसे दूसरे। यानी कि सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला? तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला।
लाल बहादुर शास्त्री जी थे, आप जानते हैं 1964 में नेहरू जी की डेथ के बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे और 2 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 1966 में उनको हार्ट अटैक आ गया था, ताशकंद समझौता जो रहस्य है आज तक उनकी मृत्यु। तो क्या बोलेंगे, के कामराज, याद रखोगे। अब यहाँ पर ध्यान से नाम पढ़ते चलना, विनोबा भावे, गोपाल रामचंद्रन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपका सरदार पटेल जी, राजीव गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अरुणा आसफ अली। तो ये एक महिला है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली फीमेल कौन है, महिला कौन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 1997 में अरुणा आसफ अली थी। कौन थी, अरुणा आसफ अली थी, याद रखेंगे। हाँ जी भैया। गुलजारी लाल नंदा, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बारदोली असम के। मदन मोहन मालवीय, ये तो रिसेंट में थे। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। और 2024 में करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा 5 लोगों को मिला जिनमें 4 मरणोपरांत थे, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, एम एस स्वामीनाथन जी, पीवी नरसिम्हा राव जी। तो ये आपका कितने लोगों को कुल मिलाकर हमको याद रखना, 19 लोगों को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, और 19 लोगों को मरणोपरांत मिलने के अलावा पहले मरणोपरांत कौन है, 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी, के कामराज 1976 और 1997 का हमको अरुणा आसफ अली जी का नाम याद रखना है। ओके, अब हम सारे भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को एक बार देखते हैं, आज मेमोराइज करते हैं। ठीक है, रटना नहीं है, बस ध्यान से देखते चलना है। हम आपको बताएंगे इसमें कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1954 सबसे पहले जब आपका भारत रत्न शुरू हुए तो किन लोगों को मिले, तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जनता पार्टी के संस्थापक थे, तो सबसे पहले इन्हीं को मिला है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, सी राजगोपालाचारी। अगर पूछे पहले वैज्ञानिक कौन है भारत रत्न पाने वाले, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे आपका, तो आप कहेंगे वो चंद्रशेखर वेंकट रमन है। बात क्लियर है, यहां से तीनों नाम याद रखेंगे। 1955 में हम बात करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है जिनको भारत रत्न मिला। पहले प्रधानमंत्री तो कौन कहोगे, नेहरू जी हैं, नेहरू जी को मिला है। ठीक है, नाम याद रखना 1955 में। गोविंद बल्लभ पंत, भारत के पहले सीएम कौन है जिनको भारत रत्न मिला, तो ये कौन थे, यूपी के सीएम थे। तो पहले सीएम कौन है, पहले मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न मिला, पहले सीएम कौन है। ओके बॉस। 1958 में महर्षि डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे, हिस्ट्री में हमने ये कैरेक्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, डीके कर्वे। तो ये 1858 में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म में, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में आपका श्री नाथीबाई ठाकरसी विश्वविद्यालय हमने आपको बताया था किस तरह से वो काम करता था, तो इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया। और बहुत काम किया तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनको एसएनडीटी विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, एसएनडीटी विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि कौन वो व्यक्ति हैं, एसएससी ने पूछा है, सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया बहुत अच्छा, कि किस व्यक्ति को उनके जन्म के 100वें वर्ष में भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न बताइए जरा, फटाफट से आंसर करें। तो आप कहेंगे भैया ये है धोंदो केशव कर्वे। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, बहुत ध्यान से देखना जो मैं मार्क कर रहा हूं। पहले राष्ट्रपति कौन है जिनको आपका भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो भैया 1962 में क्या राजेंद्र प्रसाद इस देश के प्रेसिडेंट थे या नहीं, तो क्वेश्चन बनता है उनको पद पर रहते हुए मिला कि पद पर नहीं रहते हुए मिला, फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना 1962 में ही इनका कार्यकाल खत्म हुआ था राष्ट्रपति पद का, उसके बाद में इनको मिला, क्या बोलेंगे, उसके बाद में इनको मिला था। ओके, जाकिर हुसैन रहे, आपका पीवी काणे रहे। पहला मरणोपरांत याद रखना है, हमने अभी भी बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है पहला मरणोपरांत। इंदिरा गांधी जी का याद रखना जरूरी इसीलिए क्योंकि पहली महिला है। पहली महिला भारत रत्न पाने वाली कौन है, पहली महिला फर्स्ट वुमेन हु गेट भारत रत्न। अभी हमने बताया था पहली महिला मरणोपरांत। ओके, वीवी गिरी थे आपके, कुमार स्वामी कामराज थे, मदर टेरेसा। आपसे पूछे भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला, तो वो कौन है, मदर टेरेसा दूसरी महिला। अब हम पूछेंगे आपसे मदर टेरेसा को आपका जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस वर्ष में मिला था, नोबेल पुरस्कार, आंसर करिए जरा, नोबेल पुरस्कार। बच्चों कोई भी बच्चा कमेंट को बार बार ना पिन करे, सर मेरा ये एग्जाम इससे हो सकता है, सभी एग्जाम्स के लिए क्लास है,
ये वो टॉपिक्स हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में, एन एवरी एग्जाम। आचार्य विनोबा भावे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी हैं। तो पहले विदेशी जो है उनको किस वर्ष में मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी। हिस्ट्री में हमने पढ़ाया था इनके बारे में, बताइए कौन सा आंदोलन इन्होंने चलाया था देश में? तो इन्होंने चलाया था रेड शर्ट मूवमेंट। रेड शर्ट मूवमेंट यानी कि आपका, उसको हम किस बात से जानते हैं? खुदाई खिदमतगार नामक एक संस्था इन्होंने बनाई थी। लाल कुर्ती आंदोलन, इनको बच्चा खां के बोलते थे, इनको फ्रंटियर गांधी बोलते थे, इनको सीमांत गांधी बोलते थे कि नहीं? हाँ जी। एम गोपाल रामचंद्रन एमजीआर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत पूछा जाता है। और साथ में नेल्सन मंडेला रहे दूसरे विदेशी। नेल्सन मंडेला क्या है? भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी। दूसरे विदेशी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र से थे? पाकिस्तान के क्षेत्र से। और ये किस क्षेत्र से थे? नेल्सन मंडेला, ये अफ्रीका से थे। कहाँ से थे? अफ्रीका। अफ्रीका की जेलों में 24 वर्ष रहे थे। और 24 वर्ष बाद जब बाहर आए तो नायक बने अपने देश का। खान अब्दुल गफ्फार खान ये कहाँ से थे? ये पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान से। ठीक है, आगे आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 में। मोरारजी देसाई को किस वर्ष में मिला था? आपका 1991 में। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमें बताइए मोरारजी देसाई जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, यानी निशाने पाक भी मिला है। तो निशाने पाक किस वर्ष में मिला था, ये बताइए। निशाने पाक किस वर्ष में मिला था? निशाने पाक, निशाने पाक किस ईयर में दिया गया? ये ईयर हम आपसे पूछेंगे। भैया इनका जन्मदिन 29 फरवरी को है, हाँ, 4 साल में एक बार आता था। राजीव गांधी जी 1991 मरणोपरांत, क्योंकि इनकी आपका मतलब हत्या कर दी गई, ठीक है, तमिल मुद्दे को लेकर के। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनको मरणोपरांत दिया गया, इन्होंने क्या कर दिया था? भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। तो बाद में इनको इनकी फैमिली को दिया गया, इनकी फैमिली को दिया गया। क्या बोलेंगे? JRD टाटा, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे एक बंगाली फिल्म निर्देशक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में। क्योंकि सत्यजीत रे को हम आपको बताएंगे, आपका ऑस्कर पुरस्कार जो सबसे पहले दिया गया था वो भारतीय थे, भानु थे, 1983। लेकिन 1992 में दिया गया था किसको? सत्यजीत रे को। तो ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं, ये पुरुष। तो सत्यजीत रे को इसी वर्ष भारत सरकार ने, जब ये सुर्खियों में आए, तो भारत रत्न भी दिया। बंगाली फिल्म निर्देशक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन है ये? बंगाली फिल्म निर्देशक है। इनकी एक बुक भी है, कोई बता सकता है क्या? वो हीरो हो जाएगा हमारी आज की क्लास का। बंगाली फिल्म निर्देशक, बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं ये, बंगाली मूवी जो होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब मिला? एपीजे अब्दुल कलाम जी को 1997 में मिला। हमारे देश में विज्ञान और युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अरुणा आसफ अली हमने आपको बताई, क्यों याद रखनी है? क्योंकि ये पहली महिला है मरणोपरांत कैटेगरी में। पहली महिला मरणोपरांत जिनको मिला, किसको? मरणोपरांत जिनको मिला। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आएंगे। MS सुब्बुलक्ष्मी, SSC का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। MS सुब्बुलक्ष्मी हमने आपको पढ़ा रखी हैं, बताइए किस म्यूजिक से इनका संबंध है? तो आप कहोगे भैया बहुत बढ़िया। किसने दिखाया? छोटो चेलम किसने लिखा? ऊपर लिखा था, अभी हमने कमेंट देखा। वाटिका सिंह, वाटिका सिंह ने लिखा है छोटो चेलम। किसकी बुक है? वो आपका सत्यजीत राय की बुक है, सत्यजीत रे भी उनको कहते हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत में, तो याद रख लेना ये कर्नाटक संगीत से हैं, यानी कि संगीत में लिखना है इनको, संगीत में पहला भारत रत्न, संगीत में पहला भारत रत्न। और ये क्वेश्चन 2017 में चर्चित हुआ था बहुत, क्योंकि पहली बार ये किसी एग्जाम में आया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में। फिर इसको रिपीट किया गया 2020 दिल्ली पुलिस में। और उसके बाद में हर वर्ष SSC अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछती है। क्या पूछती है कि संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसको दिया गया? और साथ में ऑप्शन में रखेंगे हमेशा लता मंगेशकर को। तो पहले सब लोग लता मंगेशकर ही क्लिक करते थे, ठीक है, क्या बोलेंगे? लता मंगेशकर ही क्लिक करते थे। 1999 में आपका किनको मिला है? पंडित रविशंकर को मिला है। और अमर्त्य सेन को मुझे बताइए, आपका अमर्त्य सेन को साथी आपका अर्थशास्त्र के लिए कब मिला? आंसर करें फटाफट से, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए कब मिला? तो आप कहेंगे अमर्त्य सेन को मिला 1999 में भारत रत्न, लेकिन 1998 में मिला था इनको क्या? नोबेल पुरस्कार। तो कई बार तो जब वैश्विक तरीके से कोई व्यक्ति चर्चित हो जाता है तो भारत सरकार बाद में उसको रिवॉर्ड दे देती है, चलो हमारा आदमी इतने चर्चित हो गए हैं,
वैश्विक पृष्ठभूमि पर, नहीं तो देश में कोई मरता रहे, है ना, और उनकी कद्र उतनी नहीं होती है फिर। जयप्रकाश नारायण, 2001 में गोपीनाथ बारदोली, और 2001 में ये दो पर्सन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये, तो आप कहेंगे भैया ये शहनाई से रिलेटेड है। लता मंगेशकर, ये तो आप जानते ही गायिका है। 2008 में भीमसेन जोशी। खेल जगत में पहला भारत रत्न किसको मिला, खेल जगत में इनसे पहले कोई नहीं था, और ये सबसे युवा भी है। क्या बोलोगे, एक तो खेल, खेल जगत में पहला मिला ये, किसी खिलाड़ी को आपको नहीं मिला आपका भारत रत्न इनके अलावा, खेल जगत में पहला। और साथ में आपका क्या बोलेंगे, सबसे युवा। तो इनकी एज उस समय थी 40 वर्ष, जब इनको भारत रत्न दिया गया। कितनी एज थी, यानी कि सबसे युवा 40 की एज में, 40 वर्ष की उम्र में इनको दिया गया। इनके साथ में एक केमिस्ट्री के थे CNR राव, चंद्रशेखर, क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर नागेश रामचंद्र राव थे। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जो कि BHU के लिए जाने जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। 2019 में ये तीन लोग रहे थे, रिसेंट वाले आपको पता होंगे। 2024 वाले आपने करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे। बात क्लियर है, थम्स अप करिए एक बार। बात क्लियर है साथी, आगे बढ़ें क्या हम, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अब हमने बताया कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है नागरिकों के लिए, वो है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। तो भारत रत्न के बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, दूसरे पर आता है पद्म विभूषण, और तीसरे पर आता है पद्म भूषण, नाम छोटे होते चले जाते हैं, और चौथे पर आता है पद्मश्री। यानी भारत रत्न तो सर्वोच्च ही है, वो व्यक्ति भारत का रत्न है। दूसरा व्यक्ति है आपका पद्म विभूषण, क्या बोलोगे, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरे व्यक्ति की अगर हम बात करें तो तीसरे व्यक्ति हैं पद्म भूषण, क्या बोलोगे, पद्म भूषण, पद्म भूषण। और चौथे व्यक्ति आपका जो चौथा पुरस्कार है, नाम छोटे होते जा रहे हैं, देखिए, विभूषण का छोटा भाई भूषण, भूषण का छोटा भाई श्री। कौन है, श्री। तो ये कई बार तो क्रम पूछा जाता है कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो पद्म विभूषण सर्वोच्चता में सेकंड है, यानी कि सुपरमेसी में या सीनियरिटी में सेकंड है। तीसरा है आपका पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री। बाकी जो भाषा लिखी हुई है इसका कोई मतलब नहीं है, याद रख लेना। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बेहतरीन काम कर रहा है तो उसको दिया जाता है। क्या अभी आपको 2025 वाले याद किए आपने, थम्स अप करके हमको बताएं। 2025 में जो आपका जितने भी पद्म पुरस्कार दिए गए, क्योंकि ये 26 जनवरी को दिए जाते हैं, तो इस बार 26 जनवरी 2025 के दिए जा चुके होंगे। आप कहेंगे हाँ जी। तो 2025 के लिए क्या बोलोगे, आपका राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कार दिए, जिनमें से 7 क्या हैं, आपके पद्म विभूषण हैं, दूसरे नंबर वाला। ठीक है, भारत रत्न तो आपकी इस बार नहीं है। क्या बोलोगे, आपका 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए। पुरस्कार पाने वालों में आपका 23 महिलाएं हैं, क्या बोलोगे, 23 महिलाएं हैं। और इस सूची में देसी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये तो समझते हो ना आपने, हमने ये सब टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं पॉलिटी में। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पब्लिक ऑफ इंडिया ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI, तो इस श्रेणी के भी 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, बात क्लियर है बॉस। नहीं, 1999 में नहीं मिला गोपीनाथ जी को, वो गलत वर्ष है साथी। हमने बताया ना शुरुआत में, आपने शायद हमारी बात को सुना नहीं। हमने कहा था कि 1998-99 में मिसकंसेप्शन है गूगल के कई पेजेस पर, उसकी वजह से गलत जानकारी आगे बढ़ती रहती है। ये आपको देखने हैं अभी रिसेंट में। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला इस बार, बताइए जरा आंसर। लक्ष्मी मैडम, सुब्रमण्यम, वायलिन वादक। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा साथी, तो उसको पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। कैसे, जैसे कि इनको वायलिन के लिए चर्चित हो गए, तो पूछेंगे लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो LS। ये हमने वायलिन में भी आपको बताए थे, LS। तो क्या बोलेंगे, बाय करके कोई चला गया तो इसका मतलब लॉस हो गया, लॉस, बाय बाय से लॉस। कुमुदनी लखिया, क्या बोलेंगे, लाख कदम चलने पर भी थकती नहीं है। तो कुमुदनी लखिया किससे जुड़ी हुई थी, कत्थक से। कत्थक कहाँ का है बताइए जरा, कत्थक कहाँ का है, किस जगह पर होता है, उत्तर भारत की दक्षिण भारत, तो आप कहेंगे उत्तर भारत में। शारदा सिन्हा, ये साथी आपका लोक गायिका है, छठ के गीत गाती थी। छठ कितने दिन मनाया जाता है उत्सव, अब तुम इन सब चीजों के आंसर हमको दिया करो जो हमने आपको पढ़ाया है। छठ बिहार में मनाया जाता है, छठ पूजा कितने दिन पूजा होती है, आपका 4 दिन पूजा होती है छठ पूजा।
शारदा सिन्हा थी आपका, तो इनको इस बार पद्म विभूषण मिला है 2025 में, याद रखना है, बाकी सब चाहे आप भूल जाएं। इनको बिहार कोकिला या इनको कुकू ऑफ बिहार कहा जाता था, कुकू ऑफ बिहार। पद्म भूषण देखना, जतिन गोस्वामी याद है, सत्रिया में हमने आपको याद कराए थे। शोभना चंद्र कुमार हमने आपको याद कराए थे। पंकज उदास हमने आपको बताए थे कि ये भैया एक गजल गायक थे। नंदमुरी बालाकृष्णन तेलुगु सिनेमा से हैं, इनको चाहे तो आप भूल सकते हैं। श्रीजेश एक हॉकी खिलाड़ी हैं। तो क्या पूछेगा, निम्न कौन से हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको 2025 में पद्म भूषण मिला? ये उम्मीद करेंगे आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि एसएससी का ट्रेंड ही ये है, यहाँ से पूछा जाता है। सर कई बार भीमसेन जोशी 2009 लिखा रहता है, हाँ लिखा रहता है, लेकिन 2008 ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उनको जो प्रदान किया गया ना वो 2008 वाला ही 2009 में प्रदान किया गया। ओके। गोकुल चंद्र दास ये ढाक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। गुरु वयूर दोयार, गुरु के सामने किसी को दौरा पड़ गया सब दंग रह गए, या गुरु जी को दौरा पड़ गया सब दंग रह गए। पी दलन मूर्ति, ये थाविल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अगले 1-2 वर्षों तक एसएससी अपने एग्जाम्स में पूछती रहेगी। भरत गुप्त सितार वादन से, तो भरत को किससे याद रख सकते हैं? माँ सीता जी से याद रख सकते हो आप। रणेंद्र भानु मजूमदार को बांसुरी वादन से। रण में पहले लोग बांस लेके लड़ते थे, कट्टा गोली बंदूक ये सब नहीं थी उनके पास में, तो रण में लोग बांस से लड़ते थे। तेजिंद्र नारायण मजूमदार, इसको लिखिए तेज। तेज तेज कोई रो दिया, तेज तेज क्या हुआ, कोई रो दिया, रो दिया। बतूल बेगम ये हमने आपको याद कराई थी, ये तबला से हैं। तो यहाँ देखिए नाम ही आ रहा, बैतैल बतूल, एक जैसे वर्ड्स हैं। बतूल क्या बोलोगे? बतूल। थम्सअप करिए, कोई इशू? समझ पा रहे हो? भैरव सिंह चौहान कबीर वाणी, क्या बोलेंगे? अश्विनी भिड़े देश पांडे, हमारे देश में बहुत सारे तुमने देखा होगा बाबा जी आपस में शास्त्रों को लेकर के भिड़ जाते हैं, देश में भिड़ते रहते हैं शास्त्रों को लेकर के, शास्त्र चर्चा होती आई है ना प्राचीन समय से। महावीर नायक राग गायन से। दुर्गा चरण रणवीर हमने आपको बताया था जितने भी चरण हैं। और बताओ कौन कौन से, जैसे कि आपका कालीचरण पटनायक थे या केलू चरण थे, तो जितने भी चरण हैं वो सब कहाँ से हैं? वो ओडिसी से संबंधित है। किससे संबंध है? ओडिसी से। याद आया ये? हाँ जी। सैली होलकर ये माहेश्वरी से हैं, ठीक है। चंद्रकांता सोमपुरा ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, बताओ कौन सा मंदिर का डिजाइन बनाया था चंद्रकांता सोमपुरा ने? तो ये आप एक बार देखोगे सारे नोट्स में से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन व्यक्ति जिसको इस बार पद्म पुरस्कार मिले। ठीक है, हमको पढ़ने हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। अभी हमने आपको बताए थे साथी नागरिक सम्मान। तो नागरिक सम्मान तो किसको दिए जाएंगे? जो आपका नागरिक होंगे, आपका सामान्य नागरिक होंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी है ना जो सामान्य नहीं है। हमारे देश की रक्षा जिन लोगों के हाथों में है वो सामान्य पर्सन नहीं है, वो विशेष व्यक्ति हैं। तो उनके लिए अलग से वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड्स डिजाइन किए गए हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड देखना, भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला मेडल होता है सबसे बड़ा पीवीसी, परमवीर चक्र। चित्र देखिए, रिबन में कितना कलर है? रिबन में कलर देखिए जरा, एक कलर है। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारत में कौन सा है? तो पीवीसी है। कब दिया जाता है? तो जब युद्ध चल रहा हो, वॉर के टाइम पर। जैसे कि भारत ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, आप सबको पता होगा, बहुत सारे युद्ध लड़े, जैसे कि 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो हुआ था नहीं? तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को आपको परमवीर चक्र दिया गया। जैसे कि सबसे पहले किनको दिया गया था? आपका मेजर सोमनाथ शर्मा थे, आपका जदुनाथ सिंह थे, वो 1947-48 की वॉर में थे। हविलदार पीरू सिंह थे, और लॉन्स नाइक थे, करम सिंह, ये सब किसके थे? ये 1947-48 वाले वॉर के थे। 1947-48 के बाद में हमने लड़ा था आपका भारत चीन युद्ध, जो 1962 में हुआ था, जिसमें आपका एक चर्चित नाम रहे थे मेजर धन सिंह थापा। इसके बाद में हम लड़े थे 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, उसमें आपका वीर अब्दुल हमीद थे जो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के थे, ठीक है। और मतलब दो मिले थे उस टाइम 1965 में। तो ये वॉर का टाइम है, वॉर का टाइम है। इसके बाद में जब हमने बांग्लादेश को मुक्त कराया इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1971 में, 1971 में आपका निर्मलजीत सिंह सेखो बहुत चर्चित कैरेक्टर रहे थे, ठीक है। फिर बहुत सारी जगह पर, जैसे कि 1987 में भारत सरकार ने किया था वो आपका ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन के लिए, तो वहां पर मिला। 1999 हमारे कारगिल के लिए दिए गए। तो ये सब क्या है? ये वॉर का टाइम है, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी भैया ये वॉर का टाइम है।
इसका जो डिजाइन बनाया परमवीर चक्र का, वो बनाया है सावित्री खानोलकर ने। किसने? सावित्री खानोलकर ने। ओके। स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र। 26 जनवरी 1950 को इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा, और उससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। क्या बोलेंगे आप? एक बात हमें बताइए कि जो ये लोगों ने जान दी, तो ये जान किसके लिए दी थी? इन लोगों ने किसके लिए इन्होंने जान कुर्बान कर दी थी? आंसर करें जरा फटाफट से। इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए, इस देश के लिए इन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी कि यह देश भविष्य में एक सुरक्षित देश बनेगा, और इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा यहाँ की सरकार करेंगी। बाहर के जितने भी साथी मामले हैं, सुरक्षा के मामले हैं, बॉर्डर के मामले हैं, वो हम संभाल लेंगे। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है, आप जानते हैं ना इस बात को। आज जो कुछ भी हो रहा है, देखिए, हमारा एक नैतिक उत्तरदायित्व इसलिए भी बनता है क्योंकि इस एसएससी एग्जाम के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। एसएससी का सबसे ज़्यादा लाइव बच्चा कहीं पर है तो वो यहाँ पर है। तो एक नैतिक उत्तरदायित्व, यानी कि उन बहुत सारे बच्चों ने अपने भविष्य की उम्मीद वो किससे लगा रखी होगी? वो हमसे लगा रखी है। लेकिन दोस्त, जब हम पढ़ा रहे हैं, और अगर कोई स्टूडेंट हमसे ये पूछ ले कि आप जो पढ़ा रहे हैं, क्या गारंटी है इस बात की कि एग्ज़ाम में जितना अभी चल रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, बहुत सारी जितनी भी गड़बड़ी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, क्या इस सब का जवाब भी तुम्हारे पास में है? तो मेरे दोस्त, अब तुमको कहना होगा कि अब और नहीं। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बात को हमको हर किसी को बहुत आक्रोश से बोलना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस देश में मतलब टीचर्स को एक भगवान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, तो उन टीचर्स को भी बार बार मजबूर कर देना कि उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाएं। और वो किसकी वजह से प्रश्न चिन्ह लगते हैं? खराब व्यवस्था और सरकार की वजह से। सरकार की वजह से। तो एक अध्यापक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, कोई भी एक अध्यापक उन बच्चों के अभिभावक की तरह है, जो सिर्फ उनको ये नहीं है कि किताबों का पाठ पढ़ाता है, और वो किताबों का पाठ पढ़ाते रहने से बात बनेगी भी नहीं दोस्त, क्योंकि गड़बड़ी होती रहेंगी आप सबके सामने। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि शायद जिसमें हमको इतिहास लिखना होगा। एक उबाल तुम सब लोगों को अपने अंदर पैदा करना होगा, और वो चीजें तुमको सपोर्ट करनी होंगी, हमेशा करनी होंगी, क्योंकि एक बोर्ड एसएससी आप सबके जीवन से लगातार खेलने का काम कर रहा है। आज इतने ज्यादा भ्रष्टाचार में वो फंस चुका है, इतनी ज्यादा लापरवाही हो चुकी है, और सारी गड़बड़ियां जो भी हैं वो तुम सबके सामने है कि कितना अन्याय बच्चों के सामने हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है। बच्चा एग्जाम सेंटर पर यहाँ बैठा हुआ है, साइड में डीजे पे सॉन्ग चल रहे हैं। एक जगह तो सेंटर ऐसा बना दिया गया है, मुश्किल से 50 गज जगह होगी, उसके चारों तरफ कूड़े का ढेर है। आज ही सुबह आपका सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में जो आपका गुड़गांव की एक लैब है, ठीक है, उसको मतलब एकदम से वहां पर पाया गया है कि वहां पर हैकिंग हो रही है। तो ये जो एडिक्विटी है, इसका सिस्टम ऐसा है कि जिसको बहुत आसानी से हैक कर लिया जा रहा है। दिल्ली में आपका पवन गंगा एक लैब है, उसको आज वहां पर हैकिंग पकड़ी गई है, ठीक है, उसको रेस्टिकेट करके नए 3 सेंटर्स बना रहे हैं। तो बच्चों, क्या बेवकूफ समझ रहे हो? ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में जिम्मेदारी दे दोगे कि जिसका सिस्टम कोई भी हैक कर सकता है? तो क्या जो बच्चा वर्षों तक मेहनत कर रहा है, जो लगातार मेहनत कर रहा है, वो मेहनत इस बात के लिए कर रहा है कि उसकी मेहनत को कोई हैक कर ले? क्या इसलिए तुम सब मेहनत करते हो? तुम मुझे बताओ कि जो आपका किस कोई बच्चा अपना घंटे 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा के लिए वो वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष तैयारी कर रहा है, और उसको फिर बाद में पता चलता है कि यार जिस जो जो सिस्टम इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम है ही नहीं, एक भ्रष्ट संस्था है। एडिक्विटी जो साथी आपका बैन हो चुकी पहले, उसी को तुम फिर से टेंडर दे दोगे, इस बात के लिए टेंडर दे दोगे कि भाई ये कम खर्चे में एग्जाम ऑर्गेनाइज करा लेगी। तो ऐसे तो कल को कोई एक बच्चा खड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स में से, कहेगा कि यार ये रोजगार मुझे ही दे दो तुम। क्यों नहीं ऐसा करते कि मोदी जी ये रोजगार इस बच्चे को दे दो, और ये बच्चा एक काम करेगा, ये सेंटर चलाएगा। क्योंकि होनी तो गड़बड़ी है एट द लास्ट, तो उस बच्चे के द्वारा बनाए गए सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि फिर को 4 लोग आएंगे कि भैया हम तो एकदम से 10-10 रुपए में पेपर करा देंगे, कोई बोलेगा हम भैया 5-5 रुपए में पेपर करा देंगे। तो तुम क्या बच्चों से पैसे लेते नहीं हो? आप बच्चे से हर एक स्टेप पर पैसा लेते हो।
बच्चा कभी उस एक चीज का विरोध ही नहीं करता कि भाई मेरी फीस इतनी ली जा रही है या आप कोई फीस बढ़ाएंगे, उसको कोई विरोध करने का मतलब नहीं है, वो देता है, उसको जानता है कि यार सिस्टम में पैसा लगता है, ऑर्गेनाइज होने में पैसे लगते हैं। लेकिन जब आप उसके पैसे का दुरुपयोग करोगे और उस दुरुपयोग को करके आप उसके जीवन को प्रभावित करोगे और ऐसा जीवन उसका प्रभावित करोगे कि वर्षों दर वर्ष जो उसने मेहनत की है उसका जो नतीजा है वो उसको शून्य मिलेगा। आपके सामने आपने देखा होगा, अक्सर पिछले वर्षों से आप देख रहे हैं कि पेपर लीक की खबरें आती हैं। सरकार क्या कहेगी, ढोंग के नाम पर उसको जांच का एक नाम दे देती है, कहते हैं इसकी जांच कराएंगे, हम इसकी जांच करा के और तब इसको बढ़ाएंगे। इतने में ही एक अभ्यर्थी उस इंतजार को करता रहता है, वर्षों का इंतजार करता रहता है, बहुत सारे लोगों की उम्र पूरी हो जाती है, उम्र पूरी हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है रिजल्ट का इंतजार, सीपीओ में क्या चल रहा है, सीपीओ का रिजल्ट क्यों क्यों रोका हुआ भाई साहब आपने। ऐसी क्या मतलब, एक फिक्स टाइम पर आप परीक्षाओं को आयोजित करें, एक फिक्स समय पर अगली परीक्षा से पहले एक आंसर की आप दे दें, एक रिजल्ट आप समय पर दे दें, तो वो मतलब क्यों नहीं कर पा रहे, उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, पारदर्शिता क्यों नहीं है, लोगों तक आप ये मैसेज क्यों नहीं देते हो कि भाई ये कारण है, इसका उचित कारण ये है। ऐसा एक उचित कारण दीजिए ना जिस पर विश्वास किया जा सके। जितनी भी धांधलियां हैं, जितनी भी भर्तियों में देरी है, जितने भी पद गायब हो रहे हैं, जितनी भी पारदर्शिता की कमी है, ये अब कॉमन बातें हो चुकी हैं, इस देश में कॉमन बातें हो चुकी हैं, और नेता अपने एसी के कमरे में बैठ करके ठहाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं। एक बच्चा घर में बैठ करके अपने सपनों को कुचल करके रो रहा है, और ये लोग वहां संसद में बैठ करके मतलब मस्खरी करते हैं एक दूसरे पर ये लोग मतलब कटाक्ष करके वहां हंसते हैं। बच्चे किसी को टैग कर देंगे ट्विटर पर, तो तब नेताओं को पता चलता है कि इस देश में चल क्या रहा है, कि मुझे इस बच्चों के पक्ष में सदन में बोलना है या नहीं बोलना। कभी कभार बहुत बच्चे ट्वीट कर देंगे किसी को टैग कर करके, तो नेताओं को सुध आ जाती है कि हाँ ठीक है, ये सही मुद्दा है, इस पर बहुत सारे बच्चों का जन आक्रोश है और इस पे बच्चे आक्रोशित है, तो इस पक्ष में मुझे बोलना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आपका एक समय के बाद में नहीं सुनी जाती है। अभी आप देखिए कितना बोला गया रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर के, तो नहीं सुना किसी ने। खूब ट्वीट किए, सब लोगों ने ट्वीट किए। तो हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या ये मतलब ऐसे न्यू इंडिया को हम चाहते थे? क्या ये सही में न्यू इंडिया है, जहां ऐसी स्थिति आ गई है कि सात छात्र वर्ग इस देश में सड़कों पर बैठने के लिए सोच रहा है, जहां पर छात्र हर पल ये सोच रहा है कि मेरा भविष्य सुनिश्चित होगा भी या नहीं भी होगा, क्या जो मैं तैयारी कर रहा हूं इसको एक दिशा मैं दे भी पाऊंगा, क्या मैं सफल हो भी पाऊंगा? क्या इसी न्यू इंडिया की संकल्पना हम करते हैं दोस्त? आप बताइए मुझे। क्योंकि आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं सिर्फ, और परीक्षा लेके उसके बाद में जब बच्चा धांधली, हैकिंग, किसी भी फर्जी कोई भी एंट्री करा लेना, पैसे वाले बच्चों की, कहीं पर भी ये सुनने में आया, कहीं पर भी आपका किसी खराब व्यवस्था को आप लोगों ने जिम्मेदारी दे दी बिना किसी जांच पड़ताल के। क्या ये एक बच्चे के विश्वास का कत्ल नहीं है? जो विश्वास वो इस देश के प्रति रखता है, इस देश के उन सर्वे सर्वाओं के प्रति रखता है कि हाँ वो लोग हमारे लिए कुछ सोचेंगे, क्योंकि हम इस देश के बच्चे, हम सुनते आए कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन ये भारत क्यों नहीं चल रहा है उस जवानी के लिए? ये भारत के नेता क्यों नहीं तड़प रहे हैं उन जवानों के लिए कि ये वही लोग हैं जो कल सिस्टम में बैठेंगे, यही लोग हैं जो इस देश को सुधारने का काम करेंगे, और इनको एंटर कराने के लिए जो व्यवस्था है वो एकदम से भद्दी व्यवस्था है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कोई भी छात्र जिस भर्ती को पास करके जाएगा, भर्ती होगा, कल को उसको सिस्टम चलाना है ना आगे। अगर आप उसको पहले ही इस देश की व्यवस्थाओं के बारे में इतनी उसकी मानसिकता को या उसकी मन में ऐसी चीजों को आप घर करा देंगे कि इस देश का तो सिस्टम ही ऐसा है, तो क्या वो उस सिस्टम को नहीं स्वीकारेगा कल? कैसे वो गर्व करेगा मतलब व्यवस्थाओं पर, कैसे वो देश पर गर्व करेगा, कैसे इन नेताओं के लिए वो ये सोचेगा कि हाँ ये मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे? बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप बहुत जगह पर मजदूरी कर रहे हैं, और बहुत जगह पर लोग अपनी जमीनों को बेच रहे हैं, अपने खेतों को बेच रहे हैं कि हाँ कल मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर जाएगा और चीजें एकदम से सही पटरी पर आ जाएंगी। कोई पूरी रात को बच्चा जागकर इस बात के लिए पढ़ रहा है कि कल एक दिन एक सवेरा आएगा और उस सवेरे के होने के बाद में वो संघर्ष थोड़ा सा विराम ले लेगा।
वो संघर्ष थोड़ा सा थम जाएगा, लेकिन जब उसके पास ये खबरें पहुंचती हैं तो उसका विश्वास टूटता है, उसका रातों को जाग कर के जो मेहनत करना था वो एकदम से खत्म हो जाता है और वह इस सिस्टम के सामने हार मान लेता है। मेरा दोस्त, ये हार मानने का वक्त नहीं है। खुद से वादा करना कि अब क्रांति होगी और अब आंदोलन होगा और इस देश के हर घर से आवाज उठेगी और इस बात के लिए आवाज उठेगी कि हमारे साथ अब इनजस्टिस और नहीं हो सकता, हमारे साथ अब अन्याय और नहीं हो सकता है। और बस मैं तुमसे इतनी बात कह सकता हूं कि तुम डरना मत, झुकना मत। और क्योंकि अगर हम डर गए ना दोस्त, और अगर हम झुक गए तो इस देश की जो टेढ़ी रीढ़ जिस किसी ने भी की है उसे हम कभी सीधी नहीं कर पाएंगे। और ये छात्र वर्ग है, ये जवान वर्ग है, जो इस देश की नेताओं के द्वारा जो, या सिस्टम के द्वारा, या खराब अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जो टेढ़ी रीढ़ की जा रही है, उसको हम सीधा करेंगे और मिलकर करेंगे। अब मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं कि मेरा जीवन तुम सबकी वजह से है। अगर अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़ेगा इस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए तो हम कर देंगे और बेझिझक कर देंगे, बिना किसी संकोच के, बिना डरे, बिना झुके कर देंगे। तो ये एक मूवमेंट होगा। हम आपको बता चुके हैं 31 को टीचर्स की मीटिंग होगी आपस में। सब टीचर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि कैसे एक परफेक्ट वे पर चलना है, ताकि आपकी चीजों में जो आवश्यक सुधार होने चाहिए वो कैसे किए जाएंगे। और अगर उन सब चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता है तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये भविष्य बचाने का आंदोलन होगा, इस प्रशासन को जगाने का आंदोलन होगा और उस हर एक युवा आवाज को संगठित होना होगा जो इस खराब सिस्टम के खिलाफ में लड़ना चाहती है, जो ये चाहती है कि ये लड़ाई हो। क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज है ना, सब जानते हैं क्या होना चाहिए। भाई एक कैलेंडर फिक्स हो जाए, फिक्स डेट हो जाए, एक आंसर की आ जाए बच्चों के पास में, उसको पता रहे कि भाई मेरी गलतियां कहाँ पर हैं, क्या पैटर्न चल रहा है। अब तुम किसी भी नई संस्था को कम से कम एक समय पहले बताओगे ना बच्चों को कि भाई क्या पैटर्न होगा परीक्षा का, साल 6 महीने पहले बच्चों को इन्फॉर्म करोगे कि भाई ये पैटर्न होना चाहिए, ताकि बच्चा उस मानसिकता से खुद को तैयार कर ले। अब बच्चे को पता चलता सिलेक्शन पोस्ट का है जी, वो सब कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। अब उसके 10 दिन बाद जो सीजीएल देने वाला है उसके दिमाग में क्या प्रश्न होंगे, जिसने साल 6 महीने 2 साल तैयारी की है उसकी मनोस्थिति क्या होगी इस समय, उसके क्या वो अपनी तैयारी पर फोकस कर पा रहा होगा, या उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि यार पैटर्न क्या रहेगा। अब वो उन तमाम वीडियोस को, उन खराब बेवजह की वीडियोस को देखेगा कि अब पैटर्न चेंज में क्या होगा। क्योंकि कुछ टीचर्स को नहीं पता है क्या होगा पैटर्न चेंज करके, तुक्का लगाएंगे सब लोग। ये तो बच्चे को पता चलेगा 1-2 साल में वो पैटर्न रिपीट होता है तो फिर सब लोग उसकी नब्ज पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता। हमने नहीं बनाया कोई वीडियो पैटर्न चेंज क्या हो, पता ही नहीं है किसी को क्या होगा। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, समय पर रिजल्ट बिल्कुल नहीं है, पेपर लीक्स तो खबरें आती रहती हैं, आप सब जानते हो। लेकिन ऐसी एक संस्था एडिक्विटी को जिम्मेदारी दे देना जिस पर हैकिंग जैसी चीज़ों की शिकायतें, या ये पता ही नहीं चल रहा है कितने बड़े स्तर पर हैकिंग है, कौन लोग किसको बेच दे रहा है, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर वो आसानी से हैक हो सकता है। और एक सस्ती और रद्दी भ्रष्ट, अगर मैं ये कहूं कि जिस पर भ्रष्टाचार प्रूव हो चुका है, एक खराब संस्था, उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई है आपके भविष्य की। और मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातें होंगी। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर तुमने आवाज नहीं उठाई तो तुम्हारी जो अगली पीढ़ी है ना वो कभी, मतलब कलम तो नहीं उठा पाएगी, उसको लाठी उठानी पड़ेगी। तो हमको ये क्रांति का बीज बोना होगा, शुरुआत करनी होगी। हम सबको अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपने खुद के भविष्य को बचाने के लिए साथी एकजुट होकर के एक आवाज उठानी होगी। और वो आवाज हम उठाएंगे दोस्त, वो आवाज हम जबरदस्त तरीके से उठाएंगे और हर हाल में उठाएंगे। उसके लिए सब कुछ कुर्बान होता होगा तो हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे और आपके सामने कुर्बान कर देंगे। और हम ये कहें कि ऐसी व्यवस्थाओं में हमको अध्यापक रहना है और हम अध्यापक रह के पढ़ाते रहें, बच्चों को बरगलाते रहें, तो हम ये कहेंगे कि हम वो अध्यापक नहीं होना चाहेंगे। हम साथी लड़ना चाहेंगे और इन अधिकारों के लिए लड़ना चाहेंगे। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि 31 को जो टीचर्स की मीटिंग है उसके लिए आप सपोर्ट कीजिए और भविष्य में सभी टीचर कम्युनिटी जो भी डिसीजन लेती है उसमें आप अपना समर्थन दिखाइए।
उन लोगों को अगर कोई ऐसा नहीं है कि किसी को जाकर के आप काउंटर करने लगें, सब लोगों का विश्वास बनिए, उन सब टीचर्स को ताकत दीजिए, उनको ताकत महसूस करवाइए कि हम आपके साथ हैं इसमें, और जो कुछ भी होगा वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये आप आने वाले समय में देखोगे कि हम आपके लिए क्या करेंगे। ठीक है, बस इतनी ही बात मैं कह सकता हूं, बाकी ओके। आए टॉपिक पर वापस। तो हमने क्या कहा, 26 जनवरी 1950 को इसको परमवीर चक्र नाम दिया जाने लगा। उससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। विक्टोरिया क्रॉस कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तो वो इंग्लैंड का सर्वोच्च सम्मान है, इंग्लैंड का सर्वोच्च सम्मान है। ओके, यह सबसे पहले दिया गया कब? मेजर सोमनाथ शर्मा को। और ये किस लिए मिला? 1947, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो तुरंत क्या हुआ था, पाकिस्तान की सेनाएं भारत में प्रवेश करने लग गई थी, जो पीओ के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इस क्षेत्र की तरफ आने लगी थी। ओके, तो क्या बोलेंगे, आपका मरणोपरांत 21 जून 1950 को ही हुआ। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? करमवीर सिंह, क्योंकि इनको मिला मरणोपरांत। ओके, 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है। कितने लोगों को? जो इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर चुके, उनमें से साथी कैसे लोग हैं, उनकी संख्या है टोटल 14 मरणोपरांत जिनको मिला है। यानी 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवित है। 7 व्यक्ति कैसे हैं? वो साथी आपका जीवित व्यक्ति हैं। तो 1999 कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र ये रिसेंट में मिले। 1999 के बाद में दोस्त कारगिल वो सॉरी आपका परमवीर चक्र नहीं मिले हैं। आप एक बार लिखिए, सारे लोग आंसर करिए, 1999 के बाद में क्या आपका परमवीर चक्र दिया गया है? आप कहेंगे नहीं, परमवीर चक्र नहीं दिया गया। लिखिए नो 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 नो। तो ये 4 लोग हैं, मतलब हमने आपको कुछ नाम अभी भी बताए थे। तो ये 1999 ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव थे, बहुत सारी गोलियां इनको लगी, ठीक है, तब भी जीवित रहे। राइफलमैन संजय कुमार हैं। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, इनके तो साथी आप जानते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा जो 4th वन पिक है ये, इनके तो जीवन पर एक मूवी भी आई थी अभी रिसेंट में। बताइए, ऐसे पूछ लेगा आपका एसएससी की, वह है आपका कौन व्यक्ति हैं जिनके जीवन पर आपका क्या बना, क्या बना है बताओ फटाफट से। एक मूवी बनी है शेरशाह नाम से, कौन है? कैप्टन विक्रम बत्रा है। दूसरा एमवीसी है। पट्टी में कलर बताइए कितने हो गए? तो पहला हुआ परमवीर चक्र, दूसरा हुआ महावीर चक्र, और तीसरा होगा वीर चक्र। ये घटता हुआ क्रम कई बार पूछता है। यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, सेकंड दूसरा बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहले मिला था राजेंद्र सिंह जी को, याद रखने की जरूरत नहीं है। वीर चक्र क्या बोलेंगे आपका 26 जनवरी 1950 को। और चौथा होता है विशिष्ट सेवा मेडल। लेकिन क्या क्रम रहा बताइए? महावीर चक्र सॉरी परमवीर चक्र सबसे बड़ा, महावीर चक्र, फिर आपका वीर चक्र, और वीएसएम, वीएसएम बोलते हैं विशिष्ट सेवा मेडल को। तो इनका घटता हुआ क्रम दोस्त आपसे कभी भी पूछेगा, आप आंसर कर देंगे? आंसर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बताएंगे फटाफट से। और याद रख लेना, आपकी बातों को, अपनी चीजों को रोकने के लिए सिस्टम सब कुछ करता है। हम झेल चुके हैं। हम दोस्त फिर से ये कहेंगे, हमको क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है, ना हमने पहले लिया, ना हमने क्रेडिट की वीडियोस बनाई कभी भी, ना हम बनाना चाहेंगे कभी भी। जो कुछ होगा, मैंने कहा झेल लेंगे तो झेल लेंगे। हमने आपको घटना भी बताई थी पिछले वाले प्रोटेस्ट की, कि हम सब लोगों से बात किए थे, लेकिन बाद में सब लोगों ने उसको चैनलाइज इस तरीके से किया कि नहीं ये तो मैंने ही किया है, ये तो मेरे ही द्वारा किया गया है, उस तरह की भूमिका लोगों ने दर्शाई उस एक प्रोटेस्ट में, क्योंकि वो सबसे बड़ी भर्ती का सबसे बड़ा आंदोलन था। और किसी के घर के लोग अगर अरेस्ट हुए थे, तो हमको तोड़ने के लिए हमारे घर के लोग अरेस्ट हुए थे। ठीक है, हमारे पिताजी डिटेन करे गए थे, हमारी बहन छोटी, उसकी अभी तो शादी हुई है, पहले नहीं हुई थी, उसको डिटेन कर लिया गया, नज़रबंद रखा गया उसको 3 दिन तक। ठीक है, हमारी मम्मी को अलग से डिटेन किया गया। तो वो लोग गांव में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वहां जाके पुलिस वाले, मतलब जो हमारे गांव के लोग हैं, उनके सामने वो गाली दे रहे हैं। इस बात के लिए गाली दे रहे हैं कि तुम्हारे लड़के को उठाया जाएगा, तब तुमको पता चलेगा। तो हमारे पिताजी ने कहते हैं हमें पता ही नहीं हमारा लड़का कहाँ रहता है, तो मैं जो करना तुम करो, क्योंकि हम कह चुके थे कि हम जाएंगे। तो झेलना पड़ता है बहुत कुछ, क्योंकि वो झेलना इसलिए भी चाहिए क्योंकि हम एक सामान्य नागरिक थे। शायद मैं उस एसएससी के 2017-18 जो प्रोटेस्ट था, उसमें मैं एक एस्पायरेंट के तौर पर बैठा हूं, मैं एक छात्र के तौर पर वहां बैठा हूं। तो ये आज से नहीं है।
हमेशा से है, हमने हमेशा से इसको देखा है, लेकिन बदल के रहेंगे, तुम देखना। झेल लेंगे, जो कुछ होगा सब झेला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और सब की झेल के ही कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कुछ भी गलत एक्शन होगा, कोई ऐसी बात होगी तो हम कहेंगे कि हम झेल लेंगे तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको लगता होगा सब कुछ बहुत ठीक है, सिस्टम बहुत सही है, अपना मतलब ये सिस्टम ही है। हो सकता है कि मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप ये सोचते होंगे कि यार इनकी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया होगी। हाँ, बेशक बढ़िया है, आज की ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, लेकिन मान के चलिए कि अगर हम अध्यापक नहीं हो पाते, हम आपकी तरह एस्पायरेंट थे, हमारे ऊपर, आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, एक कोर्ट प्रोसेस होता है, कोर्ट लिखता है FR, फाइनल रिपोर्ट, और फाइनल रिपोर्ट में जब आपको निर्दोष घोषित कर दिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या माना जाएगा? आप ये मानेंगे कि आपका जो आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया, आपके ऊपर जो केस लिखा गया वो सब फर्जी था, सिस्टम उसमें इन्वॉल्व था। हमारे गांव में सब चीज़ों के चलते हुए, सिस्टम के चलते हुए हमारे नाम पर बहुत फर्जी FIR लिखी गई, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि हमारे पिताजी कोई उद्योगपति थे, कोर्ट में किसी जज को खरीद के वो लिखवा लेते अपने पक्ष में FR। हम लड़े सत्य के लिए, हमने विरोध किया ऐसी चीज़ों का जो गलत थी। हमारे नाम इतने फर्जी मुकदमे लिखे कि हर एक मुकदमे में कोर्ट ने कहा कि इसमें हम FR लगाते हैं, फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं, लेकिन हमारा जो आप जिस उम्र में है, इस उम्र की कई वर्षों को, 5 से 6 वर्षों को गायब कर दिया गया हमारी ज़िंदगी से। हम जो करना चाहते थे, हम एक जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, हम जो अपने स्कूल के टॉपर छात्र थे, हमारे जो सपने थे वो हमसे छीन लिए गए, और एकदम से छीन लिए गए। और हम चाह के भी उनको, अच्छा शायद आज हम अपनी बात कह पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, कुछ हुआ है, उसको हम हमेशा कहते हैं, उसके लिए उसको सम्मान करते हैं अवसर को कि हमको वो मिला, हम आप आज उसकी वजह से ही चीज़ें आपसे बोल पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी होगा, हमसे ज़्यादा योग्यता वाले बहुत सारे लोग अभी भी कहीं उस सिस्टम की वजह से, उस व्यवस्था की वजह से कहीं पे उसको जूझ रहे होंगे, बहुत बेरहमी के माहौल को जूझ रहे होंगे। तो हम यही निवेदन करेंगे सबसे कि जब कभी आप उस सिस्टम का हिस्सा बने तो आप प्रताड़ित मत करना, जैसे कि सरकारें आज कर रही हैं आपके साथ में, सभी सरकारें करती हैं। उनको मतलब संवेदना नहीं है, कल को चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी तो लोग सुनेंगे, पक्ष में आएंगे आपके, नहीं तो कोई सुनता नहीं है, सबको पता होता है कि क्या चल रहा है। लेकिन कहते ना कि बहुत उजाला होगा, कोई अपनी आंखों पे हाथ रख के बोले कि अंधेरा है, बस वही कहानी है। उजाला है, हो सकता है, अगर वो लोगों को आंखें खोलनी होंगी, उनको अपनी आंखों पे से पट्टी हटानी होगी, उन आंखों पे जो हाथ उन्होंने रख रखे हैं वो हटाने होंगे, तब उनको दिखेगा कि हाँ, उजाला है और ये और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो लोग अगर अंधेरा कायम करने के लिए सोच लेंगे तो अंधेरा ही कायम होगा। यहाँ पर आएंगे शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। अभी हमने आपको वॉर टाइम पे बताए थे भैया, इसका पिन देखना है, खुल गया है, बता देते हैं। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो ये शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार। देखिए शांति काल क्या होता है, अभी हमने बताया वॉर टाइम यानी कि युद्ध का समय। युद्ध का समय क्या है, जैसे 1947 टू 48, 1962 में इंडो चाइना वॉर है, 1965 आपका भारत पाकिस्तान वॉर है, 1971 भारत पाकिस्तान वॉर है, 1999 कारगिल वॉर है। ये तो हुआ वॉर टाइम। पीस टाइम क्या है, मान के चलिए किसी आतंकवादी ने किसी प्लेन को हाईजैक कर लिया, तो ये क्या युद्ध का समय है? युद्ध का समय, या कोई ऐसी घटना घट गई एकदम से, कोई आतंकवादी घटना हो गई, तो क्या ये युद्ध का समय है? युद्ध में दोनों पक्ष एक्टिव होते हैं आमने सामने, लेकिन कोई एक पक्ष एक्टिव हो तो वो हमारे देश में एक शांति काल होता है। क्या होता है? शांति काल होता है। और उस टाइम पे कोई अपनी ब्रेवरी को दिखाए तो उसको बोलेंगे हम कि वो शांति काल में उसका प्रदर्शन है। बात क्लियर है? तो अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, स्थापना हुई थी इसकी 1952 में। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। कौन है? जिनका फोटो लगा हुआ, नीरजा भनोट। इनके जीवन पर एक मूवी बनी थी, सोनम कपूर आपका एक्ट्रेस थी उसमें। बताइए उस मूवी का क्या नाम है? तो शायद नीरजा नाम से ही बनी। तो इनका इंटरव्यू हुआ था इनकी माँ का, ये नीरजा भनोट है, जो आपका पैन एम फ्लाइट थी उसको हाईजैक कर लिया गया था, उस हाईजैक के दौरान इन्होंने बहादुरी दिखाई थी।
इनकी माँ ने इंटरव्यू में कहा था कि ठीक है तुमने अच्छी मूवी की है लेकिन तुम मेरी बेटी से सुंदर नहीं हो। तो वो बहुत सुंदर थी। क्या बोलेंगे, नीरजा भनोट। तो अशोक चक्र इनको पहली बार मिला, पहली महिला है। अशोक चक्र का पहले नाम क्या था, अशोक चक्र वन। यानी इसकी तीन कैटेगरी थी दोस्त पहले, अशोक चक्र वन, अशोक चक्र टू, अशोक चक्र थ्री। लेकिन गवर्नमेंट ने 1967 में अशोक चक्र वन, अशोक चक्र टू, अशोक चक्र थ्री नाम खत्म कर दिए गए। अशोक चक्र वन को तो कहा अशोक चक्र, अशोक चक्र टू को उन्होंने कहा आपका कीर्ति चक्र। ये अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति हैं। 1962 से इसका नाम क्या हो गया, कीर्ति चक्र। यानी पहले क्या नाम था इसका, पहले नाम था इसका, क्या नाम था, अशोक चक्र टू। कब चेंज हुआ है, 1967 में, 1967 में। ये 2022 में किन किन को मिला, ये कुछ जानकारी लिखी हुई है। तीसरा है सूर्य चक्र, पहले ये होता था अशोक चक्र थर्ड, लेकिन 1967 में, ये ईयर आपको नहीं भूलना है कि किस वर्ष में इनका नाम बदला गया था, तो 1967। पुराना नाम क्या था इसका, अशोक चक्र थर्ड, ठीक है, और अभी इसका नाम हो गया है आपका सूर्य चक्र। जीवन रक्षा पदक, JRM, जीवन रक्षा पदक बोलते हैं इसको, JRM। ओके, JRM। तो चारों कैटेगरी बताइए एक बार। तो हमने आपको बताया आज तो सिविल अवार्ड, भारत रत्न, भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है, पद्म श्री है। ऐसे ही हमने आपको बताया परमवीर चक्र, महावीर चक्र आपका, फिर वीर चक्र, और फिर विशिष्ट सेवा मेडल। यहाँ पर क्या है, अशोक चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर आपका सूर्य चक्र है, और फिर जीवन रक्षा मेडल है, JRM है। जैसे ही अशोक चक्र थर्ड है तो इसमें कितनी पट्टी हो जाएंगी, तीन पट्टी हो जाएंगी। अशोक चक्र दो होता था यानी कीर्ति चक्र, उसमें कितनी पट्टी होंगी, दो होंगी। वो तो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता था। दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो दूसरा सीवी रमन है, सीवी रमन है दूसरे। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कौन सा संगठन पुरस्कार देता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमने किसको बताए थे, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है, ठीक है, अर्थशास्त्र वाले का। तो क्या अर्थशास्त्र के लिए नोबेल बोलते हैं उसको, नहीं, उसको बोलते हैं आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार, क्योंकि यही नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। ये लिख लेना उसको, जहां पे आपके नोट्स में वो आ रहा हो ना अर्थशास्त्र का नोबेल, वहां पे इसको लिखना। आप आंसर तो कर सकते हैं विकल्प पढ़ के, लेकिन इसको लिख भी लेना। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, 1903 में, तो कौन थी, मैरी क्यूरी। 1903 1911 दोनों बार अलग अलग फील्ड्स के लिए इनको मिला था। ओके, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न पुरस्कार से इनकार कर दिया था, तो वो कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ठीक है, लेकिन इनको पोस्थ्यूमसली दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, कौन नहीं है। बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है, हाँ जी, 2001 में लता मंगेशकर। सत्यजीत राय 1992 में हमने आपको बताया, लता मंगेशकर 2001। राज कपूर को नहीं मिला है, नहीं मिला है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बहुत जबरदस्त है। इसमें साथ ही आपका पॉलिटी भी शामिल है, ठीक है, पॉलिटी भी शामिल है इसमें, और ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज अभी 2024 में पूछा गया है, ठीक है। सी सेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद करेंगे हमारे साथी इसका परफेक्ट आंसर देंगे, जिन्होंने पॉलिटी को भी पढ़ रखा और स्टैटिक जीके को भी। तो आंसर आपको हर हाल में लिखना है, ये आपका आज का टास्क है। और एक बात लिख देना कमेंट सेक्शन में, सिर्फ एक वर्ड चाहिए आप सब लोगों का, यस। उस एक चीज में जो एक विश्वास सिर्फ तुम्हारा चाहिए कि उसमें भैया हम आपके साथ हैं और मिलकर लड़ेंगे। ख्याल रखना अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।